Welcome back to Super Success Batch of your CMA Intermediate. Let us have some little bit of introduction about what is this Super Success Batch. So first time, for the very first time in this country, students are experiencing something very unique in the method of coaching. So traditionally what was happening was you were taking classes, students were taking classes, they were left everything to be handled by their own, and then खत्म हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो एक्सटेंशन, फिर नहीं हुआ तो फिर से एक्सटेंशन, फिर नहीं हुआ तो फिर से एक्सटेंशन, एंड फिर ऐसा करते करते सर पे आ गया एग्जाम, और एग्जाम आ गया तो बस सब इधर उधर से क्या जुगाड़ करें, क्या पढ़ें जिससे कि पास हो जाएं, और हाथ पैर मारते मारते अगर पास हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो फिर अगला अटेम्प्ट के पहले फिर से एक्सटेंशन, फिर से वही एक्सटेंशन, एंड ये सिलसिला 4-5 अटेम्प्ट तक चलते रहता है। तो इसको खत्म करने के लिए बनाया गया है आप लोगों के लिए ही सुपर सक्सेस सोल्यूशन। व्हाट इज इट अबाउट? इट इज कि आप हमारे साथ जो क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम आपको एक स्पेसिफिक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे। यू विल बी चूजिंग द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप while enrolling the बैच, एंड वो व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट का एक डेट जब बैच एनरोलमेंट है उसी समय आपको दे दिया जाएगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में वीक ऑन वीक आपका प्रोग्रेस ट्रैक किया जाएगा कि आपको कहां तक क्लास इस वीक में खत्म कर लेना चाहिए था, आपने खत्म कर लिया कि नहीं। अगर नहीं किया तो हम पीछे लग के आपको खत्म करवाएंगे जिससे कि आपको एक्सटेंशन की आवश्यकता ना पड़े। दैट इज आवर वीकली प्रोग्रेस ट्रैकिंग बेस्ड बैच। ऑलराइट, बट अगेन ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। दोनों हाथ चाहिए, आपका भी उतना ही योगदान चाहिए इस चीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए। इस बैच में आपको पढ़ाने का एक डेडलाइन लिया हुआ है, कोर्स कंप्लीट कराने का एक डेडलाइन लिया हुआ है, जिससे कि कम से कम आपके पास एग्जाम के पहले 2 मंथ्स हाथ में बचे। राइट, ये 2 महीने आपको रिवीजन में बिताने हैं, और वो रिवीजन भी कैसे करना है, क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ करवा दिया जाएगा। आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आप अब आगे का रिवीजन यूट्यूब से फॉलो करें, ऐसा नहीं कराया जाएगा। आपको जो भी करवाया जाएगा विद इन द क्लास करवाया जाएगा। ऑलराइट, सो यू विल स्टे विद अस टिल द डेट ऑफ एग्जाम एंड मे बी इवन आफ्टर फ्यू डेज ऑफ एग्जाम ऑल्सो, सो दैट आपको 50 जगह दिमाग नहीं लगाना पड़े। इन टूडेज वर्ल्ड द की ऑफ सक्सेस इज इन द फोकस। जैसे हॉर्स के लिए ब्लाइंड्स लगाते हैं, वैसे आपके लिए ये सुपर सक्सेस बैच ब्लाइंड्स का काम करेगा कि जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप सुपर सक्सेस बैच ऑप्ट किए हैं, आपका पूरा का पूरा वो सब्जेक्ट वहीं हो जाए और कहीं भी आपको जाने का जरूरत ही नहीं। विथ आवर 18 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, हम लोगों ने 4 ऐसे बुक्स बनाए हैं आपके लिए जो कि आपको इस बैच में एनरोल होने के कारण मिलने वाले हैं। और वो है पहला क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक क्या है? क्वेश्चन बैंक एक ऐसा बैंक है जिसमें आपके आईसीएमआई मैट का सारा क्वेश्चंस उसमें कवर्ड है। आपको फिर आईसीएमआई मैट कहीं से भी रेफर करने का जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है। आपका सारा कंटेंट हम लोगों ने कैप्चर कर लिया। देन हमने बनाया है दिव्य जड़ी बूटी। नाम से ही सोचो क्या है उसमें, दिव्य जड़ी बूटी, जिससे कि अच्छों का इलाज हो जाए। तो आपका इलाज कैसे होगा? प्रैक्टिस के माध्यम से होगा। सो प्रैक्टिस करने के लिए जितना भी क्वेश्चंस चाहिए वो सब दिव्य जड़ी बूटी में चैप्टर वाइज आपके लिए सेग्रीगेटेड है, और वो प्रैक्टिस भी कब कहां से कितना करना है वो भी आपको क्लास में ही गाइड किया जाएगा। थर्ड बुक बना है एमसीक्यू। आपका एग्जाम का पेपर पैटर्न हम लोग डिस्कस करेंगे, और आपको पहले थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि एमसीक्यूज आपके लिए 30 मार्क्स का है। तो एमसीक्यू के लिए जितना भी एमसीक्यू आज तक आपके एग्जाम में आया है या फ्यूचर में आ सकता है, उससे रिलेटेड जितना भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस है वो सब उस एमसीक्यू बुक में कवर्ड है। और फोर्थ है आपके लिए LDR, which is last day revision notes. Your exam day is very crucial, and you cannot revise everything on the day before exam. And if you cannot follow your regular notes for the day before exam, you have to follow some kind of summary notes, and we have all handmade for you, which we will be giving you while you are doing this course. And this pattern is same in all our subjects whichever we are teaching. All right, so at least for the subjects which you are
टेकिंग सुपर सक्सेस सॉल्यूशन, आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको उस सब्जेक्ट में चिंता, एंजाइटी, डर, ये सब जैसी फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं आएगी। पूरा चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो उस चैप्टर का एक वन शॉट रिवीजन वीडियो आपको मिलेगा, जिससे कि उस चैप्टर को आप डे बिफोर एग्जाम फिर से रिवाइज कर सको। ओके, मतलब आपको उस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए भी आपको 10-10 जगह तो नहीं जाना है, और पूरा वीडियोस एक एक चैप्टर का जो पार्ट पार्ट में मिलेगा आपको, उसको फिर बार बार पूरा पूरा भी नहीं देखना है। We are also working on something more which we have not covered now here, which will be keep on giving you as and when we feel कि ये भी स्टूडेंट्स को देना है, जिससे कि इसका रिजल्ट आएगा, तो वो भी आपको मिलेगा। तो वन शॉट रिवीजन वीडियोस भी हर चैप्टर के बाद आते जाएगा, चैप्टर के साथ आप लोग के साथ ही कवर होगा। जल्दी से जल्दी आप देखेंगे कि एक चैप्टर को कितना फास्ट वे में आप उसके थ्रू रिवाइज कर पा रहे हैं। जब ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो आपका हम कहेंगे कि जो प्रिपरेशन है वो 50% कंप्लीट है। जैसे यहां से यहां तक नॉर्मली स्टूडेंट्स मान लेते हैं मेरा 100% हो गया, मैं बोलूंगा यहां से यहां तक आपका 50% ही कंप्लीट है। रिमेनिंग 50% जहां पर आपको नॉर्मली अकेला छोड़ दिया जाता है और आपको बोल दिया जाता है अब तुम अपने से करो, हो जाएगा, बट वो होता नहीं है। उस पर भी हम लोग काम करेंगे आपके साथ। कैसे? जब ये पूरा चीज खत्म हो जाएगा तो आपके साथ बैठेंगे क्या मतलब आपकी क्लास में ही आपको बताएंगे कि कैसे प्रीवियस सारे पेपर्स को लेकर एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या एग्जाम में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, और उसमें आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वो एनालिसिस आपको कराएंगे, जिसको हम कहते हैं ABC एनालिसिस। फिर आपको देंगे कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके डे बिफोर एग्जाम के रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उन क्वेश्चंस के माध्यम से आप पूरा सिलेबस रिवाइज भी कर पाएंगे इन वेरी शॉर्ट फ्रेम। तो वो क्वेश्चंस आपको मिलेगा ओवर एंड अबव ऑल द अबव जो हमने आपको बताया कि आपका आईसीएमए मैट हो जाएगा, आपका दिव्य जड़ी बूटी से सारे क्वेश्चंस जो आज तक आईसीएमए पूछे वो हो जाएगा। उसके अलावा भी सुपर 50 वो उनमें से सिलेक्ट किए हुए और या फिर कुछ एडिशनल डाले हुए वो रहेंगे। और उसके बाद आपका लेवल को टेस्ट किया जाएगा थ्रू 4 मॉक टेस्ट, जिसमें हम कहते हैं 3 पार्ट टेस्ट एंड 1 फुल टेस्ट। तो 3 पार्ट टेस्ट में हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर मतलब ग्रुप ऑफ चैप्टर्स करके टेस्ट देंगे। आप ऐसे ही लाइव में हमारे सामने कैमरा ऑन करके आएंगे, टेस्ट लिखेंगे और उस टेस्ट का कॉपी चेक करके आपको दिया जाएगा। और उसके बाद आपका जो इंप्रूवमेंट है उसको फर्दर और बेटर करने के लिए इन बिटवीन आपको हमारा मिलेगा LMRRB। व्हाट इज LMRRB? लास्ट मिनट रिवीजन रिहर्सल बैच। जैसे आप अपने डे बिफोर एग्जाम जब रिवाइज करोगे तो वो एक दिन में इतना बड़ा सिलेबस रिवाइज होगा कैसे? उसके लिए भी रिहर्सल कराया जाएगा। हम लोग आपके साथ आएंगे 1 या 2 दिन के अंदर, आपको पूरा कोर्स वापस से पढ़ाएंगे एंड वो सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करके आपको देंगे, आपके साथ सॉल्व करेंगे और हर चैप्टर को फिर से गो थ्रू करेंगे। और फिर उसके बाद आपका फुल टेस्ट लिया जाएगा। फुल टेस्ट, यस आपने सही सुना। उसके बाद फुल टेस्ट भी लिया जाएगा और फिर उसके फीडबैक के बाद आपको एग्जाम के लिए रेडी किया जाएगा। इन बिटवीन काफी सारे एग्जाम के स्ट्रेटेजी सेशंस भी रहेंगे। आपका हेल्थ कैसे ठीक रहे, आपका माइंड कैसे ठीक रहे, आपका फोकस कैसे बढ़े, उन सब पे भी बातें करेंगे, विच काउंट्स टू अनदर 50% ऑफ योर सक्सेस, जिसके लिए आपको खुला छोड़ दिया जाता है। ये अच्छा है कि खुला बाकी छोड़ते हैं तो कुछ बच्चे उस समय हमारे पास आके जुड़ते भी हैं। उनमें से कुछ आप भी हो सकते हैं कि उसी समय आप हमारे पास जुड़े तो आज आप यहाँ पे जर्नी में आ पाए। बट हम आपको अब जब आप हमारे पास आ गए हो ना तो आपको जाने नहीं देंगे, ऐसे मतलब पकड़ के रखेंगे, आपको जकड़ के रखेंगे और आपको पास करा के रखेंगे। ठीक है, तो दिस इज सुपर सक्सेस सॉल्यूशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आप लोगों के सारे फीडबैक से ये बन पाया है और ये आपको समझ में आ रहा होगा। इट इज नॉट अ 1 पर्सन गेम। अगर मैं अकेला होता तो मैं कभी नहीं कर पाता। सो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल that now in SJC to give you this we have a team of 4 professionals including me. That is me, you already know me, Satish sir, then Anirudh sir, then Rahil sir, then another one is Sonu sir. ये 4 जन मिलकर आपको ये पूरा सॉल्यूशन देंगे। इनमें हर एक ने एक एक सब्जेक्ट को एक बार अपने नाम पर पूरा जिम्मेदारी से उठाया है, बट बैकएंड में सब मिलके कुछ ना कुछ आपके लिए काम कर रहे हैं। कोई मैट पे काम कर रहा है, कोई इस तरह का पीपीटी पे काम कर रहा है, कोई नेक्स्ट क्या हो सकता है उस पे काम कर रहा है। तो इट्स अ टीम एफर्ट कंप्लीटली एंड यू विल बी गेटिंग दैट रिवॉर्ड थ्रू दिस टीम। ऑलराइट, सो यू मे हैव सर्टेन काइंड ऑफ ट्रेडिशनल क्वेश्चंस
which you will have to set aside until the batch completes. आपको बैच कंप्लीट तक ऐसा बने रहना है हमारे साथ, आंख बंद करके। जैसे कि वो राजधानी एक्सप्रेस में जब बैठ जाते हैं ना, तो बस क्या करते हैं हम लोग, ये सोचते हैं कि अब तो बस यहाँ से दिल्ली उतरना है, और फिर ये नहीं सोचते हैं बीच बीच में साइड से झांक जाके कि ये ड्राइवर ठीक चला रहा है ना, ड्राइवर सही जा रहा है ना, ऐसा सोचते हैं क्या? कभी नहीं सोचते हैं। बस आराम से एंजॉय करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, मस्ती करते हैं, बातें करते हैं, गेम्स खेलते हैं। उसी तरीके से आप ऐसा सोचो कि आप जिस सुपर सक्सेस की राजधानी में चढ़ गए हो, आपको बस ये सुपर सक्सेस के क्लासेस को एंजॉय करना है, प्रैक्टिस करना है, मस्ती करना है। ये नहीं सोचना है अरे भैया ठीक चला रहा है ना, अरे भैया गिरा तो नहीं दो, या अरे भैया टाइम पे पहुंचाएगा ना। वी विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट एंड यू हैव टू हैव दैट फेथ। आपने फेथ किया ही है तभी आप आज हमारे साथ हो, बट आगे के प्रोसेस में भी फेथ रखना। हमें अपने प्रोसेस पे पूरा फेथ है, इतना फेथ है कि अगर आप ये पूरा प्रोसेस का 80% कर लिए और उसके बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो अगला अटेम्प्ट के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं लगेगा। बट कंडीशन है कि आपको 80% हमारा पूरा करना है, तब हम एक्सटेंशन आपसे नहीं लेंगे। मतलब हमारा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि अगर ये बच्चा 80% सब कर लिया तो पास होगा ही होगा। पास क्या, वो एग्जामिशन नहीं मारेगा, बट वो 80% आपको करके दिखाना। आप 80% नहीं करोगे तो हम बोलेंगे भैया ये एलिजिबल बच्चा नहीं है, हमारे एफर्ट के लायक नहीं है। तो आपको हमारे साथ चलना है। लाइव में आप आ रहे हो तो लाइव में आइए, या लाइव में कभी नहीं आ पाए तो आप अगर ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे हमें, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। यू आर सिंसियर, यू वांटेड टू कम बट यू कुड नॉट कम, एंड फिर हमें वीडियो में आप जल्दी से कैचअप करके वापस मिलिए। लाइव सेशन का वीडियो सिंस जो फर्स्ट बैच में आ गए, एकदम बैच 1 में आ गए, तो वीडियो को प्रोसेस होकर अपलोड करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, इसलिए हो सकता है लाइव सेशन का वीडियो आने में थोड़ा समय लग जाएगा। कभी कुछ भी इशू हो सकता है विच इज नॉट इन आवर हैंड्स। तो अगर कभी मिस हो जाए तो आपको कैचअप करके ही नेक्स्ट में आना है, राइट? तो फ्लो आपको मेंटेन करना है, और कोई भी तरह की इशू हो तो आपको एसएससी टीम, वहां पे ग्रुप में एडमिन और आपके जो फैकल्टी मेंबर्स है उनका पूरा हेल्प लेना है। सीएमए इंटर में यदि हम आते हैं तो देयर आर 2 ग्रुप्स एज यू नो, इसमें तो आप कुछ बताने का नहीं है। ग्रुप 1 हैज 4 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 हैज 4 सब्जेक्ट्स। तो देखिए हम लोग जो क्लास बनाए हैं तो ये सोच के ही बनाए हैं कि आपको कोई भी चीज नहीं आता है, एकदम फ्रेश आपको सिखाएंगे। बट समटाइम्स वी ऑल्सो आर ह्यूमन, सो वी मे अज्यूम दैट ये आपको आता होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लास में ऐसा अजम्पशन नहीं है, बट फिर भी विद इन दैट भी कुछ ऐसा हो सकता है कि हमें लगता है कि आपको आता होगा। जैसे एग्जाम्पल में हो सकता है आप साइंस बैकग्राउंड से आए हुए हैं, तो आपको ठीक से अकाउंट्स ये भी नहीं समझ में आता है, हो सकता है ना ऐसा। तो हमें नहीं पता ना कि आप साइंस बैकग्राउंड से आए हैं, तो उतना क्रॉस चेक नहीं कर रहा है। तो अगर आपको कोई भी टर्म नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी चीज कनेक्ट नहीं हुआ जो हमें लगा कि आपको आता होगा, है ना, आपको पूछना पड़ेगा। आप लाइव में आओगे तो लाइव में ज्यादा पूछ पाओगे, और अगर लाइव में पूछ नहीं पाए या लाइव में नहीं आ पाए तो पूछने का सिस्टम बनाना पड़ेगा आपको। हमारे सर लोग का नंबर मिलेगा, आप उनसे बात कर सकते हैं। बात मतलब आप व्हाट्सएप करें तो ज्यादा बेहतर है। और सेकेंडली आपके ऐप में एक डाउट सिस्टम बना हुआ है, आप देखोगे ऐप में यू कैन रेज डाउट्स एंड वट एवर डाउट्स यू हैव यू कैन आस्क ओवर देयर। वी वांट टू क्रिएट अ डाउट बैंक इन आवर ऐप सो दैट अदर्स हु आर हेजिटेंट टू आस्क everything gets accumulated there. So we will always first prefer कि आप ऐप में पूछो, बिकॉज ऐप में एक फीचर है जिससे हम डाउट बैंक बना सकते हैं। तो अगर डाउट पूछते हैं वहां पे ऑप्शन आप ट्राई करके देख लेना, चैप्टर सेलेक्ट करने बोलेगा, उस चैप्टर का स्पेसिफिक डाउट आप वहां पे पूछ सकते हो। ऑलराइट, सो दैट वे वी विल बी हेल्पिंग यू आउट, एंड यू शुड प्लान योर ग्रुप प्रॉपरली, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जैसे मान लीजिए ऐसे स्टूडेंट हैं जो वर्किंग है और हमारी क्लासेस कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए, तो अगर आप वर्किंग स्टूडेंट हैं तो बहुत बार वर्किंग स्टूडेंट को क्या रहता है, बस जिंदगी का सारा दर्द जल्दी से मिटे, मेरे हाथ में डिग्री आ जाए और मैं कुछ आगे कर जाऊं। इससे वर्किंग नहीं, नॉन वर्किंग का भी सबका यही हालात है। बट वर्किंग स्टूडेंट यदि आप हैं तो आप ये समझ लो कि आपको एक एक ग्रुप करके ही देना है, आप रश करके 2 ग्रुप नहीं देंगे। जो अभी अभी एडमिशन लिए हैं और सामने वाले अटेम्प्ट में एक ग्रुप देना चाह रहे हैं, उनके लिए कम से कम, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपका 4 सब्जेक्ट बाकी, ऑल 4 सब्जेक्ट्स आर लेफ्ट, तो उनके लिए इस पीरियड में कम से कम उनको 7 से 8 आवर्स का टाइम निकालना है टू डू द क्लासेस एंड होमवर्क, एंड देन आफ्टर दैट रिविजन। तब आप यहाँ पे चालू करके सामने वाले टाइम में एग्जाम दे सकते हो। अगर आप वर्किंग हो तो आपका हाथ में टाइम 3 से 4 घंटा ही होना चाहिए पढ़ने के लिए, तो 3 से 4 घंटा ही टाइम है, तो आपको ये अटेम्प्ट छोड़ के नेक्स्ट अटेम्प्ट में सिंगल ग्रुप प्लान करना है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें
मतलब जज्बा होता है, मतलब यहाँ मतलब जज्बा क्या बोलते हैं उसको, हुनर होता है, मतलब एबिलिटीज है, बट उनको ना ज्ञान नहीं है। जैसे हाथी जो होता है ना, हाथी के पैर को अगर पतली सी रस्सी से अगर बांध दिया जाए तो क्या वो हाथी पैर से टांग कर वो रस्सी तोड़ नहीं सकता? बिल्कुल तोड़ सकता है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है कि मेरे में इतना ताकत है। तो ऐसे भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन जो उस एलिफेंट के तरह हैं अंदर से, जिसके पैरों में छोटी सी कोई पतली सी रस्सी बांधी हुई है जिसको वो तोड़ सकते हैं, बट वो तोड़ नहीं पा रहे। तो अगर आप वैसे एलिफेंट हैं जो ऑल इंडिया रैंक ला सकते हैं, आप में हो सकता है वो एबिलिटी, आपको अपना पास्ट एकेडमिक्स देखना है, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट कितना है वो देखना है। अगर आप वैसे हो तो आपको हमारे साथ एक इंटरेस्ट जाहिर करना है कि सर मेरे को करना है, और आपको अब ग्रुप प्लानिंग उस हिसाब से आपको रीथिंक करना पड़ेगा कि आपको फिर रैंक लाने के लिए एक साथ दोनों ग्रुप देना है। तो एक साथ दोनों ग्रुप, अब आप बोलेंगे सर मेरे को तो सामने टाइम में दिलवा दीजिए, रैंक दिलवा दीजिए, वो तो नहीं हो सकता ना, डिपेंड्स ऑन योर पास्ट, अभी तक आप कंप्लीट कर लिए कि नहीं। तो अगर आप रैंक लाने का सोच रहे हैं तो दोनों ग्रुप साथ में देना पड़ेगा। उसके लिए वही 7-8 आवर्स पर डे पढ़ना है लगातार, जब तक कि आप एग्जाम नहीं देते। एक टर्म ये वाला छोड़ के नेक्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप दोनों ग्रुप का प्लान करोगे, टारगेट लोगे कि पूरा कोर्स 3 महीने पहले एग्जाम के खत्म कर ले, तो हम आपको उसमें भी मदद करेंगे। और आपका रेस्पॉन्स, आपका पार्टिसिपेशन ही डिसाइड करेगा हमारे नजर में कि आप उस हमारे एक्स्ट्रा टेंशन के काबिल हो कि नहीं। एक बार अगर रैंक आ गया ना, मतलब तो आपको लगेगा कि जिंदगी में जो पढ़ाई का जो जिम्मेदारी लिया वो बहुत अच्छे से निभा पाया, और उसके बाद उसका जो बेनिफिट्स लाइक जॉब वर्ल्ड में मिलेगा वो तो अलग है। पॉइंट इज यू कैन ट्राई। बहुत जन को पता ही नहीं होता है कि मैं उस कैलिबर का हूं, ठीक है। तो मेरे पास फाइनल में ऐसे स्टूडेंट्स आए बहुत बार जिनका मार्क्स में जोड़ा ना इंटर का, तो टॉप 10 ऑफ इंडिया में हो सकते थे, बट उन्होंने ग्रुप बाय ग्रुप दिया। मैं उनको पूछा कि भाई आपने इंटर में दोनों ग्रुप एक साथ क्यों नहीं दिया? बोले सर कोई बताया ही नहीं, हमेशा किसी ने बोला पहले ये ग्रुप दो फिर वो ग्रुप दो, तो वैसे ही लग गए। नहीं, फाइनल में आपको अब दोनों ग्रुप एक साथ देना है। क्या सपोर्ट चाहिए आप मुझसे पूछते रहेंगे, बात करते रहेंगे। हमारी भी नजर में आपका पार्टिसिपेशन एक्टिविटी दिखेगा तो हम आपको पूरा जान लगा के सपोर्ट करेंगे। और मजाक नहीं, उन बच्चों का फाइनल में वाकई में ऑल इंडिया रैंक आए जिनको एंटर में कभी नहीं आया। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका हो सकता है पास्ट में कभी आज तक कोई रैंक नहीं आया, बट यदि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, आप में समय देने की ताकत है, आप फोकस्ड हैं, आपको ज्यादा इधर उधर का नॉइज में बिलीव नहीं रखना है, तो आप यहाँ पे इंटर में भी ऑल इंडिया रैंक ला सकते हैं। और हमारा पूरा सपोर्ट सिस्टम आपके लिए वर्क करेगा। कोई अलग से कुछ कोई मतलब वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देंगे, बस आपका एक्टिविटी, आपका पार्टिसिपेशन वो डिसाइड करेगा कि आप वाकई में वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। सो आप जैसा कि हमारा टीम के बारे में ऑलरेडी सुन चुके हैं, वी हैव डेजिग्नेटेड राहिल भैया फॉर कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अनिरुद्ध सर फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, myself will be handling operation management and data analytics and strategic management के लिए सतीश सुरेखा सर, जिसको हम सोनू सर बुलाते हैं क्योंकि उनका नाम भी सतीश है, तो नाम नाम मैच हो जा रहा है बोल के नाम उनका सोनू किया गया। तो अभी मैं देख रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर दूसरे सब्जेक्ट का भी ऐसा सुपर सक्सेस हो जाता तो कितना मजा आता। बस आप ऐसे और थोड़ा सा कहिए, कहते रहिए, मतलब हमारे आग लगाते रहिए, तुम जल्दी उसका भी सोचेंगे। ऐसे मतलब एक बार बोल दिया और हो जाता तो ऐसे नहीं होता है। थोड़ा मतलब होता है ना कि बार बार ये बोल रहा है, मतलब आप टेंशन दे दीजिए हम लोगों को बार बार बोल के, तो सबको आग लगा दीजिए। इधर हमारे ऑफिस में फोन करिए, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, और अपने दोस्तों को भी बोलिए, तो हम लोगों के भीतर आग लगेगा तो हम कुछ करेंगे। अभी आग नहीं लगा दूसरे सब्जेक्ट का, अभी अपने सब्जेक्ट का आग लगा हुआ है। तो बट आप ये सिस्टम को समझने का प्रयास करिएगा जैसे आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो आई एम वेरी श्योर जब तक हम दूसरे सब्जेक्ट का तैयार नहीं करते हैं तब तक आप उस सिस्टम को ही बस रेप्लिकेट करेंगे ना, तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी सुपर सक्सेस मिलेगा। बट आपको वो फोकस अपना बनाना है। और हम आपको जब यहाँ पे गाइड कर रहे हैं ना, हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये 4 सब्जेक्ट है, बट एसजेसी का खूबी क्या है, एसजेसी को हम लोग अभी बुलाते हैं क्लासेस से करियर तक। हम लोग आपका सिर्फ अपने सब्जेक्ट का ध्यान नहीं रखे हुए, हम आपको पूरा पास होने का ध्यान रखे हुए हैं, हम आपके पूरे करियर तक का ध्यान रखे हुए हैं। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, बट यू हैव टू टेक दैट बेनिफिट फ्रॉम अस। समटाइम्स वी आर अनएबल टू रीच आउट टू यू, और क्योंकि अपने दूर दूर बैठे हुए अपने पता नहीं है ना सर क्या सोच रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं, राइट। तो जैसा कि आपको ये भी स्लाइड समझा रहा है, 90% स्टूडेंट्स क्लासेस तो ले लेते हैं और सोचते हैं बस अब मेरा हो जाएगा, और उसी में ही सोचते हैं बस अब सीएमए बनने वाला हूं मैं तो, बट पासिंग परसेंटेज जस्ट 15% है। तो आपको टॉप 15% में आना है। वो ऐसे ही नहीं आ सकते आप जस्ट कि बस क्लास ले लिया। उस टॉप 15% में आने के लिए ये सुपर सक्सेस सॉल्यूशन बनाया गया है। एक एक करके धीरे धीरे दिमाग में उतारना पड़ेगा।
ठीक है। मुझे मेरे टीम मेंबर्स ने बोला, सर आप ये जो बताइए, ये तो आप पिछले सब्जेक्ट्स का भी जब इंट्रोडक्शन बता रहे थे उसमें भी ये बात बता दिए, वापस से आज क्यों बताना है? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं रोज आके बताने में इंटरेस्टेड हूँ, आप मुझे जगह दो, कैसे बताएं, क्योंकि बच्चा है ना भूल जाता है। इसको भी मतलब दोपहर में पूछो नाश्ते में क्या खाया था, उसको ठीक से याद नहीं है, तो कहाँ से सुपर सक्सेस मंत्र याद रहेगा? तो उसके बार बार दिमाग में घुसाना पड़ेगा कि उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। इसलिए बार बार मेरे को आना पड़ रहा है, बार बार आपको समझाना पड़ रहा है। आप हंस के लो, दुखी हो के लो, लेना तो तुमको पड़ेगा, राइट? सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट टेकिंग क्लासेस। अगर आप सिर्फ ये सोचो क्लास ले लिया और मैं अब रेस्ट हो जाऊं, सब कुछ हो जाएगा अपने आप, नहीं। क्लास के साथ बहुत काम है, वो सब मिलके करना पड़ेगा हम लोगों को। हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे। आप बस लगातार बने रहिए। आपके इस पूरे जर्नी में काफी चैलेंजेस आएंगे। कभी खुद का हेल्थ चैलेंज आएगा, कभी फैमिली का कोई इशू आ जाएगा, कभी कोई सोशल फंक्शंस आ जाएगा, कभी मौसम खराब हो जाएगा, और आपको वो चैलेंजेस से लड़ना है। हमारे भी जिंदगी में काफी चैलेंजेस आते रहते हैं, बट हम लड़ लगड़ के हम भी आपके पास क्लास लेने पहुंच जाएंगे। तो आपको भी ऐसा सोचना है कि लड़ झगड़ के किस तरीके से आप भी बस क्लास करने आ जाइए। अगर आपका मिस हो जाए तो आपके पास बैकअप है। बैकअप है तो बैकअप को करके आना है, बैकअप को स्किप नहीं करना है। बैकअप को भी उतना शिद्दत से करना है, वीडियो को भी इतना ही शिद्दत से करना है जैसे कि आप क्लास में बैठे हो। मतलब जब अगर हम आकर क्लास में आपको वीडियो में बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, तो आपको जवाब देना है वहां से गुड मॉर्निंग, भले कोई कुछ वहां से सुन रहा हो नहीं सुन रहा हो। आपको वो विश्वास जगाना है। जैसे कि अपने जब भगवान की पूजा करते हैं तो मूर्ति रखकर उनसे पूरा बात कर लेते हैं अपनी जिंदगी की, तब वो आस्था जो हमारी आती है उसमें, उससे हमारा काम बनता है। उसी तरह से ये वीडियो नहीं है, ये आपका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सेशंस हैं। आपको उतने ही शिद्दत से हमसे बातें करनी है, हमसे इंटरेक्ट करना है। जब हम कैलकुलेशन करने बोले आपको कैलकुलेशन करना है, आपको बोलना है, अरे बोलो तो सही, बोलना है, बात करना है। ये नहीं कि सर नहीं सुन रहे, अरे ये नहीं कि कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा। जो दुनिया वाले सोचे सोचे, आप बदलने वाले हो, आप सीएमए बनने वाले हो, आप अपने परिवार का नाम रोशन करने वाले हो। आज से 5 साल बाद लोग आपको खोज खोज के पूछेंगे आपने ऐसा कैसे किया। आपके लोग फैन बनने वाले हैं। तो उसके लिए आपको अभी से मेंटली, फिजिकली, सब चीज तरफ से रेडी होना है और वो पूरे विश्वास से क्लासेस को करनी है, राइट? सो नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, जिसपे थोड़ा सा और आपको वापस बता दें। ये स्ट्रेटजी जो है, ये जनरल स्ट्रेटजी हमने बनाया हुआ है, ये इंटरमीडिएट के हिसाब से बनाया हुआ है, फाइनल का अलग होता है। आप ये मत सोचिएगा ये फाइनल का स्टूडेंट को भी समझा देते हैं उसके लिए भी काम आ जाएगा। इंटर का अलग है, फाइनल का अलग है। स्ट्रेटजी एकदम सिंपल है। एज ऑफ नाउ इतना ही ध्यान रखना है कि आपका कोर्स 2 महीना पहले खत्म हो जाना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो हम 50% फेल हो जाएंगे। अब 2 महीना पहले अगर आपने खत्म कर लिया तो फिर उसके बाद वाले महीने में कुछ काम है जिसका मैंने लिस्ट डाउन किया हुआ है कि आपको एबीसी एनालिसिस सीखना है कि एग्जाम में क्या आता है नहीं आता और आपका स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है। आपको अच्छे से अपना कोर्स को रिवाइज करके हमारे मॉक टेस्ट का फेज 1 देना है। ये आपका गोल रहेगा। फिर जब एग्जाम के पहले वाले मंथ में आ जाएंगे तो वापस से अपने कमियों को इंप्रूव करके फिर से एक बार रिवीजन करेंगे और उसके बाद हमारा जो सुपर 50 क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। एलएमआरबी में आके हमारे से वापस से रिवाइज करेंगे हमारे साथ और फुल मॉक टेस्ट देंगे। और ये सब गाइडेड है, मतलब आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा कहीं पर भी। आप मत सोचिएगा कि बस कोर्स खत्म करा के हम चले जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम आपके साथ रहेंगे, आपको रिवीजन करवाएंगे, आपका टेस्ट लेंगे और यहाँ पर भी हम आपके साथ रहेंगे कि हम आपका सुपर 50 भी आपको बना के देंगे और आपका उसका भी रिवीजन कराएंगे, फिर आपका मॉक टेस्ट लेंगे। तो एवरीवेयर यू आर विद अस, ऑलराइट? सो अब इसके बाद हम लोग आपका नेक्स्ट जो टॉपिक पे बात करेंगे वो है हाउ टू स्टडी इन क्लास। जैसे आप मेरे साथ अभी पढ़ रहे हैं तो हाउ टू स्टडी इन क्लास कैसे पढ़ना है, आपको एक सिस्टम समझा दिया जाएगा। वो सिस्टम हर समय हम फॉलो करेंगे। आपको ध्यान देना है कि लिसनिंग पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है? लिखने पे नहीं, राइटिंग पे नहीं, लिसनिंग पे। तो जितना ध्यान दोगे और उसको क्वेश्चन करने का कोशिश करना, चाहे आप चैट में मेरे से बात कर रहे हो, सर से बात कर रहे हो या नहीं करो, बट क्वेश्चन करने का कोशिश करना जिससे कि वो दिमाग में रजिस्टर हो। तो लिसनिंग पे फोकस करना है। जब लिखने का बारी आएगा तो आपको लिखने के लिए बोला जाएगा तब लिखना, ठीक है? ऐसे नहीं कि बस जो चल रहा है सब कुछ लिख लो। हाँ, आप रफली जो चाहे लिख सकते हो। मतलब आपको पढ़ते पढ़ते मन में विचार आ रहे हैं कि ये होता तो क्या होता, बीच में कैसे पूछे सर से, तो वो लिख लो। आपको जो स्लाइड में दिखाया जा रहा है उसका हेडिंग लिख लो,
हेडिंग लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ ये एक स्लाइड हो रहा है, ये स्लाइड हो रहा है, अटेंशन लाने के लिए आप वो कर सकते हो, उसको हम लोग फ्री हैंड नोट्स बोलते हैं, वो आप बनाओ। बट स्ट्रक्चर्ड वे में जो आपको रिवीजन वगैरह के लिए लगेगा, वो सब नोट्स हम आपको पॉज करके बीच में बताएंगे कि आप यहां से यहां तक लिखो, तब आपको अच्छे से एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में सुंदर से लिखना है। लिखने के लिए 4 कलर का पेन ले आइएगा, ठीक है, आज नहीं है कोई बात नहीं, बट अगले क्लास से रखिएगा 4 कलर का पेन, सुंदर से अलग अलग कलर का कॉम्बिनेशन बनाकर जहां पे जो नीड आए वैसे लिखिएगा। हेडिंग्स को एक कलर से, चैप्टर नेम को अलग कलर से, क्वेश्चन नंबर को अलग कलर से, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अलग कलर से, ऐसे 4 कलर का पेन ले आइए। तो वो जब सर लिखवाएंगे तब लिखना है, ऐसे नहीं कि हर चीज लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा भर के कॉपी फायदा नहीं है, रिवाइज करने में उतना ही कष्ट है, और सारा तो आपको रिवीजन तक का सारा साथ दे ही रहे हैं लास्ट तक, तो ज्यादा लिखने का कोई सेंस नहीं, हम लोगों को अपना टाइम बचाकर बाकी सब्जेक्ट्स को भी बैलेंस करना है, करेक्ट। तो ये स्टडी इन क्लास का पैटर्न है। और हाउ टू स्टडी आफ्टर क्लास, क्लास के बाद आपको हर दिन कुछ होमवर्क मिलने वाला है, कुछ ना कुछ, और कुछ भी होमवर्क जब नहीं मिला तो एक बेसिक होमवर्क यही है कि जो अभी तक पढ़ लिया उसको रिवाइज करो, वापस से देखो, वापस से उसका सवाल बनाओ। तो ये रेगुलर रूटीन बेसिस में करना है। और जब चैप्टर खत्म होगा ना तो उसके बाद थोड़ा सा टास्क और बढ़ जाएगा। जब क्लास खत्म होगा तो थोड़ा कम लोड रहेगा, बट जब चैप्टर खत्म होगा तो होमवर्क और भर के आएगा। नॉर्मली जो बच्चे वो सब टास्क को लगातार कर लेते हैं, एकदम पेस में चल रहे होते हैं, सर आपने चैप्टर खत्म हुआ, इतना सारा होमवर्क दिया, सब हमने कर लिया, वो बच्चा जरूर सक्सीड करता है, राइट। तो हमारा होमवर्क भी बहुत प्लान्ड है आपके लिए, तो वो आपको करके आना ही आना है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू स्टडी आफ्टर द क्लास। अब इसके बाद कहानी शुरू हो जाती है अब आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट की। तो आइए अब बुलाते हैं आपके राहिल सर को। वेलकम राहिल सर, आइए। हेलो खुशामदीद। आ गए राहिल। हेलो हेलो एवरीवन। सो नाउ ही विल टेक ओवर एंड आपको और मजा आने वाला है। जितना आप डेफिनेटली सर। घुल मिल के पढ़ोगे उतना उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। ऑलराइट, चलिए एक चीज और बता दे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हमारे हैं जो कई बार मुझे ये कहे कि सर मेरे को तो सिर्फ आपका ही पूरा पढ़ना है, आपसे ही 100% पढ़ना है। ऐसा भी कुछ स्टूडेंट्स हम लोगों को मिले, तो हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि इसी सुपर सक्सेस बैच में जो मेरा पूरा पढ़ाया हुआ बैच है पूरा, वो एकदम रेलिवेंट, और इसी सिस्टम में ये बैच भी चलने वाला है, उसी सेम सिस्टम में, उसी सेम मैथ से, सेम सिस्टम से जो मेरा पढ़ाया हुआ उसी सिस्टम से ये बैच भी चलने वाला है। वो रिकॉर्डेड बैच भी आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा, समझ गए। तो वो ऑलरेडी आपके ऐप में आ जाएगा, मैपिंग हो रहा है या हो चुका है, व्हाटएवर, मैं देख लूंगा, वो आपके बैच में घुसा हुआ ही है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ योर बैच। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? मैं हूं सीएमए राहिल सिंघल, ऑल इंडिया रैंक होल्डर बोथ सीएमए इंटरमीडिएट एंड सीएमए फाइनल। और आज हम शुरू कर रहे हैं अपना कॉस्ट अकाउंटिंग का सुपर सक्सेस बैच लेक्चर नंबर 1। इस कॉस्ट सुपर सक्सेस बैच में सबसे पहले हम अपने सिलेबस के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सिलेबस में जानने के लिए एक बार हमें इंस्टीट्यूट के मटेरियल को रेफर करना पड़ेगा। तो आई होप आप सबके पास इंस्टीट्यूट का मटेरियल होगा। अगर नहीं भी है तो आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी कैसे डाउनलोड करना है, आप गूगल पर जाइए, वहां पे लिखिए सीएमए इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल, तो फिर आपको अपने आप वेबसाइट दिख जाएगी, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सीएमए इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है उसमें 3 सेक्शंस है। पहला सेक्शन है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरा सेक्शन है आपका मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, और तीसरा सेक्शन है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स। तो ये 3 सेक्शंस में हमें बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, बहुत दुनिया भर के चैप्टर्स हैं, लेकिन सारे चैप्टर्स बहुत इजी हैं, बहुत इजी चैप्टर्स हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि किस मॉड्यूल में हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बस आपको बता दे रहा हूं, अभी आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिए। फिर जब हम पेपर पैटर्न लिखेंगे ना, जब मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा तो पेपर पैटर्न में आपको बहुत ही डिटेल्ड वे में लिखवाऊंगा, तो वहां पे हम सब कुछ वापस से लिखने वाले हैं, इसीलिए अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमारा सबसे पहला मॉड्यूल है, इसमें हम इंट्रो पढ़ते हैं, थोड़ा थ्योरी है जो कि, और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर यहां पे पढ़ते हैं, दैट इज कॉस्ट शीट। सिंपल एकदम, कॉस्ट शीट प्रैक्टिकल चैप्टर है। देन नेक्स्ट मॉड्यूल में हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में आप पढ़ेंगे मटेरियल कॉस्ट के बारे में, एम्प्लॉय कॉस्ट के बारे में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस
और हमारा ओवरहेड्स। ये कवर हो जाता है आपका सेकेंड मॉड्यूल में। थर्ड मॉड्यूल में आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हो, ये भी पूरा थ्योरी है। कॉस्ट बुक कीपिंग में हम दो मेजर चैप्टर्स पढ़ते हैं, एक है हमारा कंट्रोल अकाउंट्स या फिर इसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम भी कहते हैं, और रिकंसिलिएशन। ये चैप्टर्स आपको यहां पर पढ़ने हैं। अब मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में हम बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं, जैसे कि यूनिट जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, शायद यहाँ पे जगह ना बने, यूनिट जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। फिर हम पढ़ते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, फिर हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, बस यही तो पढ़ते हैं, यूनिट जॉब और बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में इतना पढ़ लिया। देन कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स में, कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स में हम पढ़ते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड फाइनली बजट एंड बजटरी कंट्रोल। तो अब आप मेरे को बताइए कितने चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं, कितने चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में 2 चैप्टर्स आ गए, फिर सेकेंड मॉड्यूल में 4 चैप्टर्स आ गए, 6। थर्ड मॉड्यूल में 1 चैप्टर और है, फोर्थ मॉड्यूल में 2 चैप्टर। तो इन फर्स्ट मॉड्यूल वी हैव टू स्टडी हाउ मेनी चैप्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 चैप्टर्स हमें फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़ने हैं। सेकेंड मॉड्यूल में हमारे पास 1 2 3 4 चैप्टर्स हैं, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स में अपने पास 3 चैप्टर्स हैं। तो 9 4 13 और 3 16 चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। सब बहुत इजी चैप्टर्स हैं, किसी में भी कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सब बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही डिटेल्ड वे में अच्छे धीरे धीरे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। तो ये हमारा था मॉड्यूल डिस्कशन एक बार। अब हम चलते हैं अपने पेपर पैटर्न के ऊपर। मैंने जैसा आपको बताया कि अभी मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा, और अब आपको पेपर पैटर्न अपने फर्स्ट पेज में लिख लेना है। अपनी कॉपी की फर्स्ट पेज खोलिए, वहां पे पेपर पैटर्न लिखिए। मैं क्यों अभी से आपको पेपर पैटर्न बता रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में छप जाए कि हर चैप्टर का इंपॉर्टेंस कितना है, कितना एम्फेसिस आपको देना है हर एक चैप्टर पे। क्योंकि आपको पेपर पैटर्न पता रहेगा तो आपको पता है कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो मैं उस हिसाब से तैयारी करूंगा। क्लियर एकदम? तो आज की डेट डालिए, क्लास 1 लिखिए और सबसे पहले पेज में लिखिए पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न में जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका होता है वो एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू है। 2 मार्क्स के 15 एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आते हैं। देयर आर टोटल 15 एमसीक्यूज ऑफ 2 मार्क्स ईच। पेपर पैटर्न। Question number 1, 15 MCQs of 2 marks। कुल मिलाकर 15 MCQs आएंगे 2 मार्क्स के। और हमारा जो इंस्टीट्यूट का MCQ पूछने का तरीका है वो बहुत इजी MCQs पूछते हैं आपसे एग्जाम में। तो हमने जो आपको MCQ बुक दी है उस MCQ बुक में आपके सारे MCQs कवर हो जाते हैं, चाहे वो मॉड्यूल का MCQ हो, चाहे वो 2016 सिलेबस का ही MCQ क्यों ना हो, बिट क्वेश्चंस, चाहे वो MCQ बैंक का क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, चाहे वो मॉडल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन हो, सारे MCQs आपके MCQ बुक में कवर्ड है। तो वो MCQ बुक आप पूरा सॉल्व कर लोगे तो MCQ की जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी आपकी। पूरा MCQ गारंटीड है कि 30 मार्क्स का वहां से आ ही जाएगा, और वर्स्ट केस सिनेरियो में 24 मार्क्स के MCQ तो बनेंगे ही बनेंगे। देन ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव पोर्शन। अब क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स आपका आता है डिस्क्रिप्टिव पोर्शन। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में ना आपके पास 7 क्वेश्चंस आते हैं
हर क्वेश्चन में 2 सब डिवीजन होते हैं, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में 2 सब डिवीजन होते हैं, और इन 7 क्वेश्चंस में आपको कोई 5 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। 7 क्वेश्चंस आएंगे, इनमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो देयर आर 7 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस out of which you have to attempt only 5. There are 7 descriptive questions out of which you have to attempt only 5. सिर्फ 5 मेरे को अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2A, ये क्वेश्चन आता है कॉस्ट शीट से। ये क्वेश्चन आना है कॉस्ट शीट से। क्वेश्चन नंबर 2B, ये आएगा मटेरियल कॉस्टिंग या फिर एम्प्लॉय कॉस्टिंग से, किसी एक से ही आएगा, या तो मटेरियल कॉस्टिंग या एम्प्लॉय कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 3A, ओवरहेड्स, एंड क्वेश्चन नंबर 3B, ये आता है या तो कंट्रोल अकाउंट से या फिर रिकंसिलिएशन से। क्वेश्चन नंबर 3B में कंट्रोल अकाउंट्स या रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन आना है। क्वेश्चन नंबर 4A, 4A में क्वेश्चन आएगा या तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से या फिर जॉब एंड बैच कॉस्टिंग से। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या फिर जॉब एंड बैच कॉस्टिंग से। क्वेश्चन नंबर 4B कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से आएगा। यहां पे मैंने आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लिखवाया था ना, यस, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। देन क्वेश्चन नंबर 5A, 5A क्वेश्चन जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग से आता है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में ही एक पार्ट और होता है जिसे हम कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, वो प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर में ही है, जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। तो या तो प्रोसेस कॉस्टिंग से आता है या फिर उस पार्ट से आता है, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। तो जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट भी प्रोसेस कॉस्टिंग का ही एक एक्सटेंशन है। प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 5B, ये आना है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। क्वेश्चन नंबर 6A, मार्जिनल कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 6B भी फिर मार्जिनल कॉस्टिंग। और हर एक सब डिवीजन जो है, इन सब का जो वेटेज है दैट इज 7 मार्क्स। हर एक सब डिवीजन 7 मार्क्स का है, मींस एक क्वेश्चन जो है पूरा वो 14 मार्क्स का होता है, और उस सब डिवीजन में 14 मार्क्स में 2 क्वेश्चन होते हैं 7 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 7A, ये आएगा बजट एंड बजटरी कंट्रोल से। क्वेश्चन नंबर 7B, ये आना है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये थ्योरी है। बाकी अभी तक जितने भी क्वेश्चंस ऊपर मैंने लिखे सारे प्रैक्टिकल है। ये क्वेश्चन नंबर 7B पहला क्वेश्चन है जो थ्योरी आएगा। तो एक बार आप ये मेरे साथ लिखते जाइए। देन क्वेश्चन नंबर 8A, 8B, 8C, 8A, 8B, 8C, इसमें क्वेश्चन आएंगे पहला इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग से। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा आएगा
वो आता है मटेरियल या फिर एम्प्लॉय कॉस्ट से वापस, लेकिन मटेरियल या फिर एम्प्लॉय कॉस्ट का थ्योरी क्वेश्चन आएगा इस बार, थ्योरी। एंड 8C में मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग से क्वेश्चन आने लगे हैं, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग से कोई थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी। तो ये तीनों क्वेश्चन थ्योरी है। भैया यहाँ तो 7 7 7 21 मार्क्स हो जाएगा, फिर नहीं, यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो 5 5 और 4 के टर्म्स में आते हैं। ये पैटर्न इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से बदलते रहती है, कभी 8A का क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछ लिया, ऐसे पूछते हैं, लेकिन ये तीनों में 5 5 4 मार्क्स का ही पैटर्न चलता है। तो कभी हो सकता है कि 8A 4 मार्क्स का आ गया, 8B 5 मार्क्स का, 8C 5 मार्क्स का आ गया, या फिर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 5 5 4 ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन 8 जो है पूरा थ्योरी है, क्वेश्चन नंबर 7 भी थ्योरी है, रेस्ट इसके अलावा सब प्रैक्टिकल है। तो ये आप लिख लीजिए, मैं 2 मिनट का आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, आई होप आपने अभी तक लिख लिया होगा, नहीं भी लिखा है तो लिख लीजिए। 7 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करना है। तो कुल मिलाकर जो आपका एग्जाम का पेपर आता है वो कितने मार्क्स का आता है, 128 मार्क्स का, 14 मार्क्स का एक सेट है, 7 क्वेश्चन आए तो 14 इंटू 7 98 मार्क्स यही हो गया, और 30 मार्क्स MCQ का, तो 128 मार्क्स का पेपर आता है जिसमें से आपको 100 अटेम्प्ट करना रहता है। लिख लिया आप सभी ने, चलिए वेरी गुड। तो भैया पेपर पैटर्न की बात हो गई, सिलेबस हम समझ गए। अब हमें यह बताइए कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते क्यों है, क्या जरूरत है इस सब्जेक्ट की, कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हैं। अगर आपको यह समझना है तो इसके लिए ना आपको अपना नजरिया थोड़ा बदलना पड़ेगा। नजरिया बदलना पड़ेगा मतलब कस्टमर के नजरिए से हम चीजों को देखते हैं, तो कस्टमर के नजरिए को छोड़ना होगा और बिजनेसमैन के नजरिए को पकड़ना होगा। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग करते कौन है, बिजनेसमैन, बिजनेस ओनर्स ही तो करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। क्यों करते हैं, ताकि वो अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो भी वो सेल कर रहे हैं उसकी एक कॉस्ट निकाल पाए, और उस कॉस्ट को निकालने के बाद वो अपने कस्टमर्स को एक सेलिंग प्राइस कोट कर पाए। अगर क्या होगा सोचिए कि मेरे को पता ही नहीं है मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, तो मैं कस्टमर को क्या बोलूंगा। आप भी अगर किसी भी शॉप पे जाते हो, कोई भी प्रोडक्ट आपको पसंद आता है, तो सबसे पहले आप क्या पूछते हो कि भाई साहब इस प्रोडक्ट की रेट क्या है, तो आपको सेलिंग प्राइस जानना है। अब शॉपकीपर, बिजनेसमैन सेलिंग प्राइस कब बता पाएगा, तभी तो बता पाएगा ना जब उसे पता हो उसकी कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने के पीछे हमारा यही एक रीजन है कि हमें यह पता चल जाए कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या फिर सर्विसेज जो हम रेंडर कर रहे हैं उसको देने के लिए क्या कॉस्ट लग रही है। कुछ भी मत लिखिएगा, अभी बस मेरी बात को सुनते जाइए। जो भी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं या सर्विस जो भी रेंडर कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है, वो कॉस्ट मेरे को मिलेगी, उसके बाद ही तो मैं उसमें अपना कोई रिवॉर्ड्स ऐड करूंगा। अब मैंने मेहनत की प्रोडक्ट बना लिया तो ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम जिस रेट पे प्रोडक्ट बनाया उसी रेट पे बेच दूंगा, नहीं, कुछ मैं एक्स्ट्रा रखूंगा अपने पास एज अ रिवॉर्ड। उस रिवॉर्ड को ऐड जब हम करते हैं, उस रिवॉर्ड को हम प्रॉफिट कहते हैं, उसको ऐड करने के बाद मेरे को मिल जाता है सेलिंग प्राइस, और फिर ये सेलिंग प्राइस हम अपने कस्टमर को कोट करते हैं। क्या होगा भैया अगर हम कॉस्ट नहीं निकालेंगे, तो कॉस्ट नहीं निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हम अपने मन से एक सेलिंग प्राइस बोलेंगे, वो कस्टमर हमें दे देगा, और हो सकता है कि वो सेलिंग प्राइस अगर मैंने बहुत ज्यादा कोट कर दी तो कस्टमर दोबारा मेरे पास नहीं आएगा। बाजार में अगर उसको वही प्रोडक्ट सस्ते रेट में मिल जाएगा तो वो मेरे पास क्यों आएगा, नहीं आएगा। और अगर मैंने बहुत कम रेट कोट कर दिया तो वो भले ही मेरे पास दोबारा आएगा, लेकिन मेरे जेब से पैसे जाएंगे, मेरा लॉस होगा। तो आइदर आई विल लूज द कस्टमर और इवेंचुअली आई विल लूज मनी, अगर मैं कोई भी उल्टा फुल्टा प्राइस कोट करूंगा तो। यही दो पॉसिबिलिटी है। तो अपने नोटबुक में सबसे पहली हेडिंग डालिए और लिखिए अब मेरे साथ, व्हाई डू वी स्टडी कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाई डू वी स्टडी कॉस्ट अकाउंटिंग।
कॉस्ट अकाउंटिंग हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपने कॉस्ट को करेक्टली कंप्यूट कर पाए और उसके हेल्प से ही सेलिंग प्राइस को फिक्स कर पाए। वी स्टडी कॉस्ट अकाउंटिंग so that we are able to compute our costs and accordingly fix the selling price, ताकि हम अपने कॉस्ट को कंप्यूट कर पाए और सेलिंग प्राइस को फिक्स कर पाए। यही दो मेन कारण है, सेलिंग प्राइस को फिक्स करना और कॉस्ट कंप्यूट करना। और अगर हमने कॉस्ट को नहीं अच्छे से कंप्यूट किया, बिना कॉस्ट कंप्यूट किए सेलिंग प्राइस कोट कर दिया, तो क्या होगा? दो ही चीजें हो सकती है, आइदर आई विल लूज द कस्टमर और आई विल लूज मनी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, बट ये सब क्वेश्चंस हैं जो आपके फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा बन जाएगा तो ये आपको हेल्प करेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कॉस्ट का ही एक्सटेंशन है। और कॉस्ट और एमए का फाउंडेशन जब बहुत अच्छा होगा तो ये आपको हेल्प करेगा सीएमए फाइनल स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन रख रहे हैं अपना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों पढ़ना है? इसलिए पढ़ना है ताकि हमें पता चल जाए कि हम अपने कॉस्ट को कैसे कंप्यूट करें और उसके हिसाब से हम सेलिंग प्राइस फिक्स करें। अब भैया हम इतना पढ़ के कॉस्ट अकाउंटिंग करना सीखेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन भी हैं या जो नॉर्मली जो ठेले में प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं, वो तो उतने पढ़े लिखे नहीं होते, उन्होंने तो कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी वो अपना कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो हमारे में और उनमें क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है, आइए वो भी समझते हैं कि उनमें और हम में क्या डिफरेंस है। सपोज करिए ना कि आप एक शिकंजी वाले के पास गए और उनसे सबसे पहला रेट आप क्या पूछोगे? क्वेश्चन कि भैया एक ग्लास नींबू पानी का या शिकंजी का रेट क्या है, व्हाट इज द प्राइस। अब उसने एक कॉस्ट सोच रखा है, तो वो कॉस्ट उसने अपने हिसाब से सोच रखा है कि मैं ये थर्मोकॉल का ग्लास लेके आता हूँ, नींबू लेके आता हूँ, चीनी लेके आता हूँ, इन सब का कॉस्ट जोड़ा, इन सब का कॉस्ट सपोज आ रहा है 8 रुपीज़ पर ग्लास। एक ग्लास में मैं इतना डाल देता हूँ तो 8 रुपीज़ की कॉस्ट है। कस्टमर से 2 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया तो 10 रुपये का रेट लूंगा, तो 10 रुपये इसने बोल दिया। तो अब क्या ये कॉस्ट सही है? इसने तो अपने हिसाब से कॉस्टिंग कर ली, अब क्या ये कॉस्ट सही है? ये बड़ी बात है। यहीं पे हमारा रोल आ जाता है कि हम ऐसे नहीं समझते हैं कि अच्छा ये लगा, ये कॉस्ट हो गई मेरी। नहीं, हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में सब कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ समझते हैं और फिर जाके कॉस्ट कंप्यूटेशन करते हैं। तो हम जो कॉस्ट निकाल कर दिखाएंगे और ये शिकंजी वाला जो कॉस्ट निकालेगा, इन दोनों में डिफरेंस होगा, क्योंकि हम जिस डेप्थ में सोच पाएंगे, क्योंकि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की पढ़ाई कर रखी है, उस डेप्थ में ये सोच ही नहीं पाएगा। ठीक है, अभी रिसेंटली पता क्या हुआ, मैं एक केटरर से मिला, एकदम रिसेंट की बात आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ा केटरर है। हमारे घर में एक शादी थी तो उसके रिगार्डिंग में मैं केटरर से मिला। तो मैंने केटरर को बताया कि मेरे को इतने गेस्ट्स आएंगे, 2 दिन काम करना है, तो आप मेरे को एक कोटेशन दे दीजिए। तो उसने कैलकुलेटर उठाया, कैलकुलेटर में कुछ एक सेकेंड, कैलकुलेटर उठाया, कैलकुलेटर में कुछ खट किया और मेरे को एक प्राइस बताया। मैं बोला कि प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, कुछ कम करिए। तो केटरर ने बोला आप क्या दोगे, आप बताओ। तो मैंने एक प्राइस जो मैं सोच के आया था वो प्राइस बोला, तो उसने फिर कुछ खट किया और मेरे को एक प्राइस बताया। अब उसने प्राइस जो बोला वो ऑलमोस्ट मेरे प्राइस से मैच हो रहा था। तो मैंने बोला कि ठीक है चलिए डन करते हैं। तो बोला कि ठीक है एडवांस दे दीजिए। मैंने एडवांस दे दिया, उसने मेरे को रिसीट दी, मैं जाने लगा। फिर मेरे मन में क्यूरियोसिटी आई कि चलो कॉस्टिंग ही पढ़ाते हैं हम भी, इससे पूछते हैं कि इसने इतना जल्दी खट करके कैसे कॉस्ट निकाल लिया। मैं गया उनसे पूछा कि भैया आपने कॉस्ट कैसे निकाले, एक बार मेरे को समझाएंगे प्लीज। तो बोला कॉस्ट वो सब हम नहीं निकालते हैं। तो मैंने बोला फिर आपने कैलकुलेटर में क्या किया? तो कैलकुलेटर में मैंने बस ये देखा कि आपसे जो पैसा लूंगा वो किसको किसको देना है, मेरे इतने सारे वेंडर्स हैं उनको पैसा दे दूंगा, काम हो जाएगा।
तो बोला मतलब, बोला हम ऐसे ही बिजनेस करते हैं, आज आपसे जो पैसा आया वो इसको दे दिया, उससे जो पैसा आया वो इधर दे दिया, तो रोटेशन में बिजनेस चलाते रहते हैं। तो मैंने बोला कि तो आपको कैसे पता चलता है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपको फायदा हो रहा है या नहीं? बोला वो सब हम नहीं सोचते हैं, आज हो सकता है कि आपसे 2 रुपए कम कमा लिया, किसी और से 2 रुपए ज्यादा कमा लिया, ऐसे ही बिजनेस चलते रहता है, साल के एंड में एक बार हम देख लेते हैं। तो मोस्ट बिजनेसेस पता है क्या करते हैं, यही देखते हैं कि पैसा आ रहा है मतलब रेवेन्यू है, और जो पैसा जा रहा है वो मेरी कॉस्ट है। उन्हें बस यही लगता है कि पैसा जा रहा है कॉस्ट है, पैसा आ रहा है रेवेन्यू है, जो डिफरेंस बच गया नेट इनफ्लो वो प्रॉफिट है, वो उसी में संतुष्ट है। वो दिमाग ही नहीं लगाते हैं कि कॉस्ट क्या हो सकती है एक प्रोडक्ट की। इसीलिए तो हमें लाया गया कॉस्ट अकाउंटेंट्स को, और लोगों को लगता है कि कॉस्ट अकाउंटेंट्स की वैल्यू क्या है, आपको ही लगता है, तो यही वैल्यू है। लोगों को नहीं आता है भैया कॉस्ट निकालना, आपको आता है कॉस्ट निकालना, मतलब अभी आप सीखोगे कॉस्ट निकालना इस सब्जेक्ट में। तो क्या है कॉस्ट? कॉस्ट का मतलब होता है ऑल द अमाउंट स्पेंट दैट इज स्पेंट ऑन प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट एंड इट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर। वो सारे पैसे जो हम खर्च करते हैं और अपने कस्टमर से रिकवर भी कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं कॉस्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए .2 लिखिए, व्हाट इज कॉस्ट? व्हाट इज कॉस्ट? तो कॉस्ट का मतलब है वो अमाउंट जो कि हम स्पेंड कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, और कस्टमर से उसे रिकवर भी किया जा सकता है। कस्टमर से रिकवर किया जा सकता है मतलब, सपोज करिए एक ऑटो रिक्शा वाला है, ये बहुत गंदी सी ऐसी ड्राइंग है पर ठीक है चलेगा, ये ऑटो रिक्शा वाला है। इससे आप पूछोगे ना भैया यहाँ चलोगे, तो बोलेगा नहीं 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 वहां नहीं जाएंगे, वहां से आने का भाड़ा नहीं मिलता है। आने का भाड़ा नहीं मिलता है मतलब, खुद सोचिए आप, जब वो आएगा तो आने के लिए तो तेल जलेगा, तो वो तेल जल रहा है वो उसकी कॉस्ट है। वो कॉस्ट वो किससे रिकवर करेगा? उसको तो रिकवर करने के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि खाली आ रहा है, तो वो तो किसी से रिकवर नहीं कर पाएगा। तो ये भी तो अपनी कॉस्टिंग कर रहा है, ये भी तो अपनी कॉस्टिंग कर रहा है। तो यही तो कॉस्ट है। ऐसे ही तो हम धीरे धीरे उन सब चीजों को ढूंढते हैं जो कि मेरे प्रोडक्ट में लग रहे हैं और मैं अपने कस्टमर से रिकवर भी कर सकता हूं। तो व्हाट इज कॉस्ट? एक्सपेंडिचर incurred in producing a product that can be recovered from the customer। वो सारे एक्सपेंडिचर जो कि हम करते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में और कस्टमर से उसे रिकवर भी किया जा सकता है, तो वो मेरे कॉस्ट का पार्ट बनेगा। क्लियर एकदम? अब पता है इसमें क्या चैलेंज आता है? चैलेंज ये आता है कि प्रोडक्ट बनाने में इतना कॉस्ट लगता है ना, जितना आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। सपोज करिए ना यहाँ कोई प्रोडक्ट, जैसे ये मेरे पास हैंकरचिफ है, ये हैंकरचिफ, अब ये हैंकरचिफ में क्या क्या कॉस्ट लगा होगा बताइए, आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है, क्या कॉस्ट लगा है? भैया एक तो ये हैंकरचिफ किसी मटेरियल से बना है, तो उस मटेरियल का कॉस्ट होगा, ठीक है ले लिया मटेरियल का कॉस्ट। कहाँ चला गया मेरा पेन? मटेरियल का कॉस्ट, ये मत लिखिए आप, ये बस समझ लीजिए हैंकरचिफ। ऑल एक्सपेंसेस अभी हम सिर्फ लिखते हैं। इसको बनाने के लिए कपड़ा लगा है, क्लॉथ, फिर एक किसी टेलर ने इसको काटा होगा, शेप दिया होगा, तो टेलर का कॉस्ट है, टेलर का कॉस्ट आ गया। अब क्या है कि ये जो टेलर है इसने कहीं पे बैठ के काटा होगा, उस जगह का भाड़ा लग रहा होगा, ये भी तो सोचना है। रेंट है, ये रेंट लग रहा है। फिर मशीन है, टेलरिंग मशीन है,
टेलरिंग मशीन का डेप्रिसिएशन का खर्चा है, वो डेप्रिसिएशन हम लेंगे। तो ऐसे ना बहुत सारे खर्चे हैं जो कि एक प्रोडक्ट को बनाने में लगते हैं। आप जितना डीप डाइव करते जाओगे उतना कॉस्ट आपको मिलते जाएगा। तो हम जितना ज्यादा डीप डाइव करेंगे, जितना ज्यादा हम डीप डाइव करेंगे उतना ज्यादा हमारा समय लगेगा। अब मैं जितना ज्यादा डीप डाइव करने जाऊंगा कि रेंट का कितना लगा होगा, इलेक्ट्रिसिटी कितना लगा होगा, डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा, मैं जितना खोजने जाऊंगा उतना मेरा समय लगेगा। तो अगर मैं उतना समय प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने में लगा दूं और मेरा छोटा सा ही बिजनेस है, तो मैं सामान कब बेचूंगा? क्या मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं एकदम डीप डाइव जाके करके कॉस्टिंग करके तो कॉस्ट निकाल लूं, लेकिन मेरा धंधा ही उसके वजह से बंद हो जाए? एक नॉर्मल पानी पूरी वाले के पास जब आप जाओगे, उससे पूछोगे कि भैया पानी पूरी कैसे दिया, तो बोला 20 का 6, 20 रुपीज के 6 पानी पूरी आपको मिल जाएंगे। तो 20 के 6 क्यों दे रहे हो, 20 के 5 क्यों नहीं दे रहे हो, या 8 क्यों नहीं दे रहे हो? तो बोलेगा कि भैया यही रेट है, बाजार में सब इसी रेट पे बेचते हैं तो हम भी इसी रेट पे बेच रहे हैं। तो आपने उससे पूछा कि तुम्हें अपनी कॉस्ट नहीं पता है? नहीं भैया, कॉस्ट नहीं पता हमें, हमें तो जो कस्टमर से मिल जाता है वो रेवेन्यू है, और जितना पेमेंट हमें करना है वही हमारे पास, वही हमारी कॉस्ट है। तो ये सब जितने भी छोटे बिजनेसेस हैं, इनके पास इतना टाइम नहीं है कि एकदम डीप डाइव करके जाके कॉस्ट को निकाले। क्यों? क्योंकि जितना डीप डाइव करेंगे उतना समय लगेगा, उतना समय लगेगा तो उसके वजह से क्या होगा, बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो बिजनेस नहीं कर पा रहे मतलब पैसे नहीं आ रहे, और अगर पैसे नहीं आ रहे हैं, मनी नॉट अर्नड इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर। जो पैसे मैं कमा लेता वो मैं नहीं कमा पा रहा हूं, वो भी तो मेरी एक्सपेंडिचर है। अगर आज मेरे पास 1,000 रुपए आना था, वो 1,000 रुपए नहीं आए, मतलब ये मेरा 1,000 रुपए का खर्च है, सिंपल सी बात है। तो जो पैसे नहीं आ पा रहे हैं वो भी तो मेरी कॉस्ट है। तो मैं जितना ज्यादा डीप डाइव करूंगा चीजों में, उतनी मेरी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि कॉस्टिंग इन इटसेल्फ इज ऑल्सो वेरी कॉस्टली। कॉस्टिंग इन इटसेल्फ इज ऑल्सो वेरी कॉस्टली। कॉस्टिंग करना ना बहुत ज्यादा कॉस्टली है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको रिसोर्सेज देने पड़ते हैं, टाइम देना पड़ता है, और रिसोर्सेज, टाइम, इन सब की तो कॉस्ट है। इसीलिए हर कंपनी को कॉस्टिंग करनी चाहिए। हर लोग कॉस्टिंग कर भी रहे हैं, बट वो कॉस्टिंग अपने हिसाब से कर रहे हैं, और वो सही भी है। हर कंपनी अपने हिसाब से कॉस्टिंग कर रही है। तो एवरी कंपनी या एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड डू कॉस्टिंग। सबको कॉस्टिंग करनी चाहिए, लेकिन ये जो कॉस्टिंग वो करेंगे वो एक इकोनॉमिकली फीजिबल मैनर में करेंगे। मतलब जितनी उनकी अफोर्डेबिलिटी है वो उतनी ही कॉस्टिंग करेंगे। तो प्लीज लिखिए पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, एवरी कंपनी शुड डू कॉस्टिंग। Every company should do costing, but in a economically feasible manner. Economically feasible manner. जितनी अफोर्डेबिलिटी होगी हम उतनी कॉस्टिंग करेंगे। ज्यादा कॉस्टिंग करने के चक्कर में क्या होगा, मेरा नुकसान होने लग जाएगा, तो वो नुकसान मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन जो टॉप बिजनेसमैन लोग हैं, जिनका बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस है, वो क्या ऐसे ही बिजनेस करते हैं? नहीं, वो डीप डाइव करते हैं चीजों पे। उनके पास कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं जो उन्हें करेक्ट कॉस्ट कंप्यूट करके देते हैं। तो करेक्ट कॉस्ट कंप्यूट कर पाना भी ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। करेक्ट कॉस्ट कंप्यूट कर पाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चलिए, ये लिख लिया आप लोगों ने। एवरी कंपनी शुड डू कॉस्टिंग बट इन अ इकोनॉमिकली फीजिबल मैनर। तो भैया जैसा भी आपने बताया कि हर कंपनी को कॉस्टिंग करनी चाहिए, और वो कॉस्टिंग जब करेंगे तो अपने हिसाब से करेंगे, जितना फिजिबल होगा उतना ही करेंगे, ज्यादा डीप डाइव नहीं करने जाएंगे जिसके वजह से उनका प्रॉफिट कम हो जाए। ये तो समझ में आया। तो वैसे ही एक कंपनी ने, एग्जाम्पल है एक, लिखिएगा मत अभी, बस समझिए। एक कंपनी को जितना समझ में आया उसने सारे एक्सपेंडिचर लिखे, ऑल एक्सपेंसेस लिखे, और इन सारे एक्सपेंसेस को जोड़ के अपनी कॉस्ट निकाल ली। एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, सपोज करिए 1,000 रुपीज निकाल ली। ये कॉस्ट आया ₹1,000। लेकिन जब हम इस प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल रहे हैं, वो तो हम किसी दिन पे निकाल रहे हैं। जैसे आज मेरा मन किया प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं, तो आज के डेट तक जितने एक्सपेंडिचर लगे उन सबको मैंने जोड़ा,
कॉस्ट निकाला 1000 आ गया। अब क्या मैं कस्टमर को इसी 1000 रुपीज में गुड्स बेच दूंगा? नहीं, मैं तो अपने लिए भी कुछ रखूंगा। इतनी मेहनत की है, इतना सब कुछ करके एक प्रोडक्ट बनाया, तो कुछ तो अपने लिए रखूंगा। तो प्रॉफिट के लिए मैंने 500 रखा। दैट मीन्स मेरे प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है 1500 है। अब कुछ एक्सपेंडिचर ऐसा हो गया भैया जो इस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के बाद हुआ, तो उसका हम क्या करें? अब सपोज करिए ना, मैंने सोचा था इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर 2000 लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर 5000 लग गया, ज्यादा लग गया। तो अब क्या करें? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ज्यादा लग गया तो कस्टमर को तो अब जाके बोले कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर 2000 के हिसाब से आपकी कॉस्ट निकाली थी, लेकिन अब तो मेरा खर्चा ज्यादा लग गया, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो आपका सेलिंग प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा। क्या कस्टमर पैसे देगा? नहीं देगा। कस्टमर पैसे थोड़ी देगा। तो हम क्या करें? दूसरा उपाय है, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट मत करो, कंपनी 9 काट देगी। तो दोनों तरफ से तो मैं फंस रहा हूं। तो ये जो पैसा एक्स्ट्रा आ गया, इसको कहां से भरूंगा? इसको भरने के लिए फिर आपको अपने रिवॉर्ड्स में से सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। रिवॉर्ड्स में से सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। समझ गए? कई बार होता है ऐसा कि कोई एक्सपेंडिचर आपने नहीं सोचा था, उसके अलावा कुछ आ जाता है, तो उसका पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो उसका पेमेंट कहां से होगा? आपके प्रॉफिट में से होगा। इसीलिए इस प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आप लोगों को याद हो तो, प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी कॉस्ट लगा वो हमने लिया, सेलिंग प्राइस जो आई माइनस किया, तो हमें जो प्रॉफिट मिलता है ना, उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी और ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो मेरे को चार्ज करने, जो मैंने अभी तक प्रोडक्ट में चार्ज नहीं किया है। तो सेलिंग प्राइस में से प्रोडक्ट की कॉस्ट माइनस की, तो मेरे को जो प्रॉफिट मिलता है दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। और इस ग्रॉस प्रॉफिट में से कुछ अनचार्ज एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो हम माइनस करते हैं। जो एक्सपेंस हम चार्ज नहीं कर पाए वो माइनस किया, उसके बाद जाके मेरे को फाइनली मेरा नेट प्रॉफिट मिलता है। फाइनली मेरा नेट प्रॉफिट मिलता है। समझ गए? तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूं। तो क्या ये नेट प्रॉफिट अब हम घर ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं। बट बिजनेस ओनर्स जनरली इस पूरे नेट प्रॉफिट को घर नहीं लेके जाते हैं, इसको वो वापस अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है ताकि ग्रोथ हो। तो ये सब बिजनेस टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। तो कॉस्ट निकालना तो समझ गए कि कॉस्ट कैसे निकालना है। वो सारे एक्सपेंडिचर जो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में लगते हैं और हम कस्टमर से रिकवर कर लेते हैं, वो कॉस्ट है। तो भैया कॉस्टिंग क्या है? भैया कॉस्टिंग क्या है? तो कॉस्टिंग वो तरीका है जो आपको बताता है कि कैसे आपको कॉस्ट निकालना है। एकदम सिंपल है। कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग वो तरीका है जो आपको बताता है कि आपको कॉस्ट कैसे निकालना है। तो वो पूरा प्रोसेस जिसके अंडर में हम कॉस्ट निकालते हैं दैट इज नोन एज कॉस्टिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, व्हाट इज कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। व्हाट इज कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी, ये फोर्थ पॉइंट होगा आपका। व्हाट इज कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो सबसे पहले कॉस्टिंग की अगर बात करें तो कॉस्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने कॉस्ट को क्या करते हैं? असर्टेन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट इन अ कंटिन्यूअस बेसिस। और कॉस्टिंग हम कंटिन्यूअस बेसिस पे करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार करके छोड़ दिया, नहीं। फ्यूचर में क्या हो सकता है, मेरे सामान जो भी लगे हैं उनके दाम बढ़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो कॉस्टिंग हम कंटिन्यूअस बेसिस पे करते रहेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ ascertaining the cost, ascertaining the costs on a continuous basis.
और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग ना आपको एक पूरा साइंटिफिक मेथड बताता है कि किसमें आपको कॉस्टिंग करनी है। अब हर कंपनी तो अपने हिसाब से कॉस्टिंग कर ही रही है, उनको जो प्रोसेस सही लग रहा है उसके हिसाब से तो वो कॉस्टिंग कर रहे हैं। तो अगर सब कोई अपने हिसाब से कॉस्टिंग करने लगेंगे तो क्या होगा? यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाएगी। अगर मेरे कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेरे को किसी दूसरे के कॉस्ट रिकॉर्ड्स के साथ देखने होंगे, मैच करने होंगे या कंपेयर करने होंगे, तो मैं कैसे करूंगा? नहीं कर पाऊंगा। या दूसरे का छोड़िए ना, अभी आज मैं एक कंपनी में काम करता हूं, मेरे को जैसे समझ में आया मैंने वैसे कॉस्टिंग कर दी। पिछले साल एक दूसरा इंप्लॉय था जो कॉस्टिंग करता था, उसको जैसे समझ में आया उसने वैसे कॉस्टिंग कर दी। तो अब कंपनी को ही अगर आज के अपने इस साल के कॉस्ट रिकॉर्ड्स को पिछले साल के कॉस्ट रिकॉर्ड से मैच करना होगा, कंपेयर करना होगा, तो क्या कंपनी कर पाएगी? नहीं, क्योंकि हर बार तो कोई अलग अलग तरीका लग रहा है कॉस्टिंग का। इसीलिए आया कॉस्ट अकाउंटिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग आपको एक साइंटिफिक तरीका बताता है। साइंटिफिक तरीका बताता है इसका मतलब ये नहीं है कि लैब में बैठ गए, कोट पहन लिया, केमिकल्स डाल रहे हैं, नहीं। एक आपको स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देता है, जिस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप अपने कॉस्ट को निकालते हो। अब हर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स तो अलग अलग है। जैसे आप बस में जब ट्रैवल करते हैं तो बताइए बस वाले की क्या कॉस्ट होगी? बस वाले के कॉस्ट में आ सकता है कंडक्टर की सैलरी, ड्राइवर की सैलरी, बस का डिप्रिसिएशन का खर्चा है, रोड टैक्स का खर्चा है। तो बस के लिए कॉस्टिंग अलग तरीके से होगी। जिस कंपनी ने ये टी शर्ट बनाया होगा उसके लिए कॉस्टिंग करने का तरीका अलग है। उसके पास मटेरियल लग रहा है, टी शर्ट में क्लोथ लगता है, टेलर एक आदमी है जो इसको स्टिच करेगा, एम्ब्रॉयडरी करने का खर्चा है। तो हर प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने का तरीका अलग है। तो हम कैसे एक कंपनी के कॉस्ट रिकॉर्ड्स को दूसरे कंपनी के कॉस्ट रिकॉर्ड्स के साथ मिलाएंगे अगर मिलाना पड़ा तो? इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग आया। कॉस्ट अकाउंटिंग मेरे को एक तरीका बताता है, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बताता है, जिसके हेल्प से मैं क्या कर सकता हूं? कॉस्टिंग कर सकता हूं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग लिखेंगे अब, कॉस्ट अकाउंटिंग। Cost accounting is a scientific method that gives us a structured approach to do costing। एक साइंटिफिक मेथड आपको देगा जिसके अंडर आप एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को फॉलो करते हुए कॉस्टिंग करोगे। तो अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से कॉस्टिंग कर रहे हो तो आप अपने कॉस्ट अकाउंट्स को कभी भी मेंटेन या मैच कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। ठीक है। और कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटेंसी वो पूरा आर्ट है जो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सिखाता है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स है, जो मेथोडोलॉजीज है कॉस्ट अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? एक साइंटिफिक मेथड लगाते हैं, मतलब वो एक हमें प्रिंसिपल्स बताता है। तो जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई करने का जो आर्ट है वो पूरा लिखा हुआ है कॉस्ट अकाउंटेंसी में। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी पूरा सब्जेक्ट है जिसमें वो आर्ट गिवन है, जिसके हेल्प से हम अपने साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करते हैं। बस ये सब कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम में इनका कोई रिलेवेंस नहीं है, एग्जाम में आएगा भी नहीं। बस पता होना चाहिए कि कॉस्ट क्या होता है। तो कॉस्ट क्या है? वो सारे एक्सपेंडिचर जो कि हम करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या सर्विसेज के लिए, जो कि कस्टमर से हम रिकवर कर सकते हैं, वो मेरे कॉस्ट है। अब कॉस्ट निकालने का जो तरीका है, मीन्स जो प्रोसेस है जिसमें हम कॉस्ट को कंटिन्यूअस बेसिस पे निकालते हैं, वो कॉस्टिंग है। कॉस्टिंग करने का तरीका जो बताता है वो हमें बताता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें प्रिंसिपल्स देता है जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? कॉस्टिंग करते हैं। तो वो प्रिंसिपल्स का ज्ञान लेने के लिए हम पूरे सब्जेक्ट को देखते हैं जो कि है कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी cost accountancy is the whole subject
that teaches us the art of applying principles of कॉस्ट अकाउंटिंग। बस ये आप मेरे साथ लिख लीजिए। कॉस्ट अकाउंटेंसी वो पूरा सब्जेक्ट है जो हमें वो आर्ट सिखाता है जिसमें हम कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। तो हमने कॉस्टिंग पढ़ा, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा, कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ा। तो क्या हम कॉस्टिंग हमेशा एक प्रोडक्ट की करते हैं? हमेशा क्या हम प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करते हैं? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करेंगे। हम किसी भी चीज की कॉस्टिंग कर सकते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग कर रहे हैं। जैसे कोलकाता में अगर मेट्रो बन रहा है तो कोलकाता मेट्रो एक प्रोजेक्ट है, तो इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकल सकती है। कई बार हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रीमियम कस्टमर होते हैं जिन्हें हमें अलग से सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो वो कस्टमर को मैंने कितनी सर्विसेज दी है, उसका क्या कॉस्ट है, उसकी कॉस्टिंग भी हम करते हैं। तो हम कॉस्टिंग किसी भी चीज की कर सकते हैं, और जिस चीज की हम कॉस्टिंग करते हैं उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जिस भी चीज की हम कॉस्टिंग कर रहे हैं वो हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। और ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, प्रोजेक्ट भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है, कोई डिपार्टमेंट भी हो सकता है। पूरा एक डिपार्टमेंट है, उसमें सिर्फ मेरा पैसा लगता है, तो उस डिपार्टमेंट में कुल मिला के कितना पैसा लगा है वो अगर मैं निकाल रहा हूं तो मैं डिपार्टमेंट की कॉस्टिंग कर रहा हूं। तो डिपार्टमेंट हमारा क्या है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? एनीथिंग फॉर विच कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। एनीथिंग फॉर विच द कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट anything for which separate measurement of cost is required. Separate measurement of cost is required. कोई भी चीज जिसके लिए हम अलग से कॉस्ट कंप्यूट करते हैं वो मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। और कॉस्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल, प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, प्रोजेक्ट भी हो सकता है, डिपार्टमेंट भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये प्लीज लिख लीजिए। क्लियर एकदम? कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है और कॉस्ट सेंटर क्या है? कॉस्ट सेंटर, जैसे यहां पे मैंने डिपार्टमेंट बोला आपको, तो कॉस्ट सेंटर एक प्लेस है। एक प्लेस है जहां पे सिर्फ कॉस्ट लग रहा है और वहां से कोई डायरेक्ट रेवेन्यू नहीं आ रहा है। कोई भी ऐसी जगह जहां पे मेरा सिर्फ कॉस्ट लगता है और वहां से कोई डायरेक्ट रेवेन्यू नहीं आता है, उसे हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर। जैसे कि आपका एचआर डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है, आईटी डिपार्टमेंट वालों का काम क्या है कि जो भी कंपनी है उसका वेबसाइट ढंग से फंक्शन कर रहा है या नहीं वो चेक करना। तो वो तो मेरे से सैलरी ले रहे हैं, लेकिन क्या उनकी वजह से मेरे को कोई रेवेन्यू आ रहा है? नहीं, रेवेन्यू तो प्रोडक्ट बेच के आ रहा है, वो तो वेबसाइट बस मैनेज कर रहे हैं। तो डायरेक्टली उनके वजह से मेरे को कोई रेवेन्यू नहीं आता है। तो ऐसे सेंटर्स जहां पे, मींस ऐसे सेंटर मतलब ऐसे डिपार्टमेंट्स जहां पे मेरा कॉस्ट लग रहा है लेकिन डायरेक्टली रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा है, तो वो सब मेरे कॉस्ट सेंटर होते हैं। तो हम जब कॉस्ट निकालते हैं तो वो प्रोडक्ट के लिए भी निकालते हैं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए भी निकालते हैं, कॉस्ट सेंटर के लिए भी निकाल सकते हैं। समझ गए हम कॉस्टिंग किसके किसके लिए करते हैं? प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए तो करते ही हैं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए भी करते हैं, कॉस्ट सेंटर के लिए भी करते हैं। तो आप 6 पॉइंट लिख सकते हैं, कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर एक्टिविटीज और डिपार्टमेंट फॉर विच कॉस्ट इज इनकर्ड। कॉस्ट लगता है बट
देयर इज नो डायरेक्ट जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, उनसे लेकिन मैं डायरेक्टली रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहा हूं। प्रोडक्ट में क्या होता है, कॉस्ट लगता है लेकिन उस प्रोडक्ट से मैं रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूं। कॉस्ट सेंटर में क्या हो रहा है, कॉस्ट लग रहा है लेकिन डायरेक्टली कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो एक्टिविटीज और डिपार्टमेंट फॉर विच कॉस्ट इज इनकर्ड बट नो डायरेक्ट रेवेन्यू इज जनरेटेड। एग्जाम्पल, आईटी डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट में कॉस्ट लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉइज है, लेकिन इनके वजह से कोई डायरेक्ट रेवेन्यू मेरे को नहीं आ रहा है। तो ये सब एकदम बेसिक बातें हैं। अब हमने कॉस्टिंग सीखा, कॉस्ट अकाउंटिंग सीखा, कॉस्ट अकाउंटेंसी सीखा। हम करते क्यों हैं ये भी समझ गए, कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, करते क्यों है, वही तो इसका ऑब्जेक्टिव है, क्यों कर रहे थे वही तो रीजन से ऑब्जेक्टिव मिला, ताकि मेरे को कॉस्ट पता चल जाए और उस कॉस्ट के हेल्प से मैं क्या करूं, अपना सेलिंग प्राइस फिक्स कर लूं। तो वही तो मेरा ऑब्जेक्टिव है। कॉस्ट अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि सेलिंग प्राइस पता चल जाए, कॉस्ट पता चल जाए, है कि नहीं। चलिए, तो व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, क्यों करते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग, इसको समझाने के लिए मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं। फिनेंशियल इंफॉर्मेशन तो मेरे पास है ही, मेरे पास फिनेंशियल इंफॉर्मेशन तो है ही, कंपनी अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तो बना ही रही है, फिर क्यों अलग से कॉस्ट अकाउंटिंग करना है, क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है। तो उसके लिए एक एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं मेरे साथ, आइए लिखिए एग्जांपल, हेडिंग डाल दीजिए, पॉइंट नंबर, कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट नंबर 7, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पॉइंट नंबर 7, उसमें एग्जांपल लिखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये मेरा फाइनेंशियल पीएल है, तो फाइनेंशियल पीएल में क्या होता है ना, सब कंसोलिडेटेड डेटा मेरे पास रहता है। बाई सेल्स 1,50,000 है, टू मटेरियल में लगा है सपोज 80,000, लेबर में लगा है सपोज 40,000 और ओवरहेड्स में लगा है 10,000। ये मटेरियल लेबर ओवरहेड क्या है इसके बारे में भी हम समझेंगे, बट अभी आप बस ऊपर ऊपर से समझिए ये सब खर्चे लगे हैं। तो जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट क्या आ रहा है, टू प्रॉफिट। ये 1,50,000 है, इधर 80 40 20 130, दैट मीन्स 20,000 का प्रॉफिट है। अब जब हम कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से, मीन्स जब अपने कॉस्ट अकाउंट्स बनाएंगे ना, तो वहां पर हम और डेटा को थोड़ा बाइफर्केट करेंगे। ये हमारा कॉस्ट स्टेटमेंट है, कॉस्ट स्टेटमेंट में हमने डेटा को और बाइफर्केट किया। ये जो फाइनेंशियल पीएल है ना, ये सपोज करिए आप ब्रिटानिया कंपनी का है, ब्रिटानिया का है, तो ब्रिटानिया अपने बिस्किट्स बनाती है, तो वो 3 बिस्किट्स मैंने उनको और बाइफरकेट किया। एक बिस्किट है इनका जिम जैम, एक है रस्क और एक है गुड डे, 3 बिस्किट्स हैं। सेल्स इंडिविजुअली सबका सेल्स देखा, सेल्स इंडिविजुअली जिम जैम रस्क और गुड डे में लगा है। जिम जैम का सेल्स है 70,000, रस्क का सेल है सपोज 30,000 और गुड डे का सेल्स है 50,000। ये तीनों की इंडिविजुअल सेल्स है। अब इसमें से कॉस्ट जो है माइनस करते जाइए, लेस मटेरियल का कॉस्ट। मटेरियल में 80,000 लगा है, लेकिन 80,000 में जिम जैम का कॉस्ट सिर्फ 30 है, रस्क का 10 है
और गुड्डे का 40,000 है। लेबर में 40,000 लगा है, जिम जाम का 20,000 है, बाकी दोनों का 10,000 है। और ओवरहेड्स में 10,000 लगा है, 5,000 जिम जाम का है, 3,000 रस्क का है, गुड्डे का 2,000 है। तो प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट क्या आने वाला है हमारा, 70 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 5,000, यह आएगा हमारा 15,000। रस्क के केस में 30,000 माइनस 10,000 माइनस 10,000 माइनस 3,000, 7,000। और गुड्डे के केस में मेरा 2,000 रुपीज का लॉस है। तो कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने से, कॉस्ट अकाउंटिंग करने से क्या हुआ, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने से मेरे को सबके सेल्स प्राइस पता चल गए। तो इस सेल्स प्राइस से मैं क्या कर सकता हूं, मेरे को इंडिविजुअल जब सेल्स प्राइस मिल गया तो मैं सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूं। तो सबसे पहला एसर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, प्राइस पता चल गया। सेकंड, आपको इंडिविजुअली सबके कॉस्ट भी मिल गए, तो दूसरा ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो गया, कॉस्ट मिल गया। थर्ड, सेल्स में से कॉस्ट माइनस किया तो प्रॉफिट मिल गया, तो प्रॉफिट भी पता चल गया। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव तो एकदम सीधे पूरे हो गए, एसर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, कॉस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट मिल गया, सब कुछ हो गया। अब यहां से मैं डिसीजन भी ले सकता हूं। डिसीजन क्या ले सकता हूं, एक तो डिसीजन ये ले सकता हूं कि ये जो गुड्डे है ये लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है, 2,000 रुपए का लॉस आ रहा है, लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है, तो क्या इसे बंद कर देना चाहिए या इसे और अभी ठीक है, अभी नया ही आया है तो और चलाएं। हो सकता है ना कि प्रोडक्ट नया आया होगा तो इनिशियली अभी लॉस दे रहा हो, या प्रोडक्ट हो सकता है बहुत पुराना हो फिर भी लॉस दे रहा हो, तो वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना चाहिए या डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। कंटिन्यू करें या डिसकंटिन्यू करें। तो मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प कर रहा है। जिम जैम में हम 70,000 रुपीज की सेल करते हैं तब जाके 15,000 का प्रॉफिट आता है। रस्क में 30,000 की सेल करते हैं तो 7,000 का प्रॉफिट आता है। तो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है, जिम जैम लग रहा है क्योंकि उसका प्रॉफिट ज्यादा है, बट प्रॉफिट ज्यादा है तो क्या हुआ भाई साहब, सेल्स भी तो ज्यादा था, ज्यादा सेल्स हुआ, तो हो सकता है कि जिम जैम की डिमांड ज्यादा हो, जिम जैम की डिमांड ज्यादा हो, तो हम डिमांड अगर जिम जैम की ज्यादा है तो गुड्डे को बंद करके जिम जैम बनाएंगे, गुड्डे को बनाकर बंद करके जिम जैम बनाएंगे, तो जिम जैम और ज्यादा बिकेगा और प्रॉफिट आएगा। ये एक डिसीजन ले सकते हैं हम। तो ये सब कब मैं डिसीजन ले पा रहा हूं, इस कॉस्ट स्टेटमेंट की हेल्प से। तो ये कॉस्ट स्टेटमेंट बना कैसे, कॉस्ट अकाउंटिंग सीखी उसके बाद ही तो कॉस्ट स्टेटमेंट बन पाया। तो अगेन ये ऑब्जेक्टिव है। फिर फिफ्थ, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन ये क्या होता है इसको मैं समझाऊंगा, पहले आप ये 4 पॉइंट लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव्स में। तो ये पहले एग्जांपल लिखिएगा और फिर लिखिएगा पहला एसर्टेनमेंट ऑफ प्राइस या एसर्टेनमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस, सेकंड एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, थर्ड एसर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट भी असर्टेन कर लिया। फोर्थ, हेल्प्स इन मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग, हेल्प्स इन मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग। एंड देन हमारे पास है फिफ्थ पॉइंट जो कि है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। अब कॉस्ट कंट्रोल क्या है, कॉस्ट रिडक्शन क्या है, इस पे और डिटेल्ड वे में चर्चा करते हैं। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन क्या है, इस पे डिटेल्ड वे में चर्चा करते हैं। जैसे अभी जो एग्जांपल मैंने आपको यहां ऊपर लिया था ये वाला, यहां पे मैंने क्या बताया कि मैंने सोचा था इलेक्ट्रिसिटी का 2,000 लगेगा लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का 5,000 लग गया। तो ये जो ज्यादा कॉस्ट लग गया ना, इसी को रोकना, ये है कॉस्ट कंट्रोल। कि कॉस्ट मैंने जितना सोचा है, जितना एस्टिमेट किया है उतना ही लगे, उससे कम नहीं लगे, कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं लगाना है, लेकिन भाई साहब ज्यादा भी नहीं लगे,
कम नहीं लगे चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर ज्यादा लग रहा है मतलब मैं कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहा हूं। तो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है कि कॉस्ट उतने लिमिट्स में ही लगे जितने लिमिट्स आपने सेट करके रखे हैं, उस लिमिट्स को क्रॉस ना करें। क्लियर है? तो व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल? कॉस्ट कंट्रोल मीन्स द कॉस्ट शुड बी विद इन द लिमिट्स सेट बाय द कंपनी। कॉस्ट उस लिमिट्स में रहे, उस लिमिट्स को क्रॉस नहीं करे। तो वो जो लिमिट्स हम सेट करते हैं वही हमारे स्टैंडर्ड होते हैं। जो लिमिट मैंने सेट कर दिया, मैंने सेट कर दिया कि 2,000 रुपए से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगना चाहिए, तो ये जो मैंने लिमिट सेट किया है ये मेरा क्या है? स्टैंडर्ड। एक्चुअली में जो लगा है दैट इज एक्चुअल। फिर हम अपने स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअल को कंपेयर करते हैं। और जब स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं तब जाके हमें मिलता है डेविएशन या फिर गैप। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, मैंने बोला 2,000 कॉस्ट लगना चाहिए था, मैंने एक लिमिट सेट किया, स्टैंडर्ड सेट किया, लेकिन एक्चुअली में मेरा कॉस्ट लग गया है 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज लग गए मेरे कॉस्ट। 3,000 रुपीज जो ज्यादा लग गया है वो डेविएशन है, वो गैप है। तो स्टैंडर्ड से अगर एक्चुअल में डिफरेंस है तो इस डिफरेंस को हम बोलते हैं वेरिएंस, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं वेरिएंस। और ये जो वेरिएंस है ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अगर 2,000 के जगह 1,000 का इलेक्ट्रिसिटी लगा होता तो मेरा पैसा बच गया ना। स्टैंडर्ड 2,000 का था, एक्चुअल 1,000 ही लगा, तो 1,000 रुपए बच गए। तो इस ये भी है तो वेरिएंस, डिफरेंस है दोनों में, स्टैंडर्ड और एक्चुअल में। लेकिन ये वेरिएंस क्या है मेरे लिए? अच्छा वेरिएंस है, तो इसे हम कहते हैं फेवरेबल वेरिएंस। और वहीं अगर जैसा अभी हुआ 2,000 रुपए सोचा था इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन 5,000 इलेक्ट्रिसिटी लग गया, 3,000 रुपीज ज्यादा लग गया, तो ये जो हमारा वेरिएंस है ये एडवर्स वेरिएंस है। ये वेरिएंस अच्छा नहीं है, दिस इज एडवर्स वेरिएंस। तो वेरिएंस फेवरेबल भी हो सकते हैं, एडवर्स भी हो सकते हैं। तो मेरे को कोई सा भी वेरिएंस नहीं चाहिए, एडवर्स भी नहीं चाहिए, फेवरेबल भी नहीं चाहिए। भैया फेवरेबल क्यों नहीं चाहिए? आपकी तो कॉस्ट कम लगी है, तो हो सकता है ना कॉस्ट कम लगाने के लिए मैंने क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर दिया हो, कॉस्ट कम लगाने के लिए मैंने क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर दिया हो। मैंने बोला कि जो मेरा फैक्ट्री का मैनेजर है वो बोला अब हम एसी नहीं चलाएंगे, सब लेबरर्स गर्मी में काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसे इलेक्ट्रिसिटी का पैसा बचाना था, तो उसने एसी बंद कर दिया, एसी चलाया ही नहीं। लेबरर्स पसीने में काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका काम धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, तो प्रोडक्ट बना ही नहीं ज्यादा। तो इस प्रोडक्ट जब ज्यादा बना नहीं तो ज्यादा बनेगा नहीं तो बिकेगा भी कम, तो मेरे को लॉस होने लगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का पैसा बचाने के चक्कर में मैंने क्या किया? क्वालिटी खराब कर दी ना। अब वो लेबर अच्छे से काम ही नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे जैसे मन करता है एकदम बेमन से काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट अच्छा बनाकर नहीं दे रहे हैं। तो मेरे को कॉस्ट कंट्रोल में क्या सोचना है, क्या देखना है कि कॉस्ट कम नहीं करना है, लेकिन कॉस्ट लिमिट से बढ़ने भी नहीं देना है। तो लिखिए, हेडिंग डालिए, नेक्स्ट पॉइंट, 8th पॉइंट आपका कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल मीन्स कीपिंग द कॉस्ट in limits या in the standard set by the company, keeping the cost within the limit decided, within the limit decided। जो लिमिट्स मैंने डिसाइड किया उसी में मैं अपने कॉस्ट को रखूंगा। और स्टेप्स क्या क्या है इसमें? बहुत इजी स्टेप्स है। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या था कि एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लीजिए, फिक्स अ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मैंने फिक्स कर लिया। देन सेकेंड, फाइंड एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट क्या लगा है? फाइंड एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट पता किया। थर्ड, फिर हम देखेंगे कि हमारे डेविएशन या फिर गैप क्या क्या है। कंप्यूट डेविएशन या फिर वेरिएंसेस। वेरिएंस कंप्यूट करिए, और एक बार अगर मैंने वेरिएंस निकाल लिया फिर मैं एनालाइज करूंगा कि ये वेरिएंस क्यों हुआ, क्यों डिफरेंस आया, और इसको मैं ठीक कैसे कर सकता हूं। फोर्थ, एनालाइज डेविएशंस
एंड रेक्टिफाई देम। डेविएशंस को एनालाइज करिए और रेक्टिफाई करने की कोशिश करिए कि वो फ्यूचर में ना हो। तो मैंने पता किया कि भैया 5,000 रुपए जो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस आया, 3,000 ज्यादा आया, क्यों आया? तो पता चला कि 3 दिन ऐसा हुआ कि हमारा एसी रात भर चालू रह गया। 3 दिन ऐसा हुआ कि रात भर एसी चालू रह गया, इसके वजह से बिजली बिल ज्यादा आ गया। तो रीजन मैंने फाइंड कर लिया। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए मैंने क्या किया, एक पर्सन को पकड़ा और उसको बोला कि ये तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुम ध्यान रखोगे कि एसी फालतू नहीं चल रहा है। मैंने एक पर्सन को अपॉइंट किया और उसको बोला कि तुम्हें ध्यान रखना है कि एसी फालतू का नहीं चल रहा है। रोज रात में जब तुम जाओगे तो तुम्हें देखना है कि ये एसी बंद है और तुम मेरे को मैसेज करोगे कि सर मैं निकल रहा हूं, एसी बंद है। रोज मैसेज करना है तुमको। ये मैंने एक स्टेप लिया। अब इसके वजह से क्या हुआ ना कि वो पर्सन अब जिम्मेवार बन चुका है, उसे रोज देखना है। तो जब भी वो देखता है ना कि एसी फालतू चल रहा है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, अभी कोई काम नहीं कर रहा है, यहाँ सब लंच पे गए हैं, तो भी एसी चालू है, तो वो बंद कर दे रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एसी चल रहा था और ये मैं मान के चलता था कि एसी जो है पूरे जब तक फैक्ट्री में वर्कर्स रहेंगे तब तक तो एसी चलेगा ही, रात में से बंद होगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जब लेबरर्स फैक्ट्री में खाना खाने जा रहे हैं तो इधर उधर है लेबरर्स, तो एसी को हमारा आदमी बंद कर दे रहा है। तो इसके वजह से क्या क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हुआ? नहीं, लेकिन कॉस्ट बचने लगेगा। एसी थोड़ी देर के लिए भी बंद रह रहा है तो कॉस्ट तो बचेगा। तो दिस इज कॉस्ट रिडक्शन, दिस इज कॉस्ट रिडक्शन। और ये कॉस्ट रिडक्शन कब होगा? जब आप कंटिन्यूअसली कॉस्ट कंट्रोल करोगे ना तो कॉस्ट रिडक्शन भी होने लगेगा। मैंने क्या किया, कॉस्ट कंट्रोल के लिए एक मेजर लिया, एक आदमी को अपॉइंट कर दिया। वो आदमी देखता है कि जब लेबरर्स नहीं है, फैक्ट्री में खाना खाने गए, तब भी एसी वो बंद कर देता है। जैसे ही वो आता है वो वापस चालू कर देता है। पहले ये सब नहीं हो रहा था, तो कॉस्ट बचने लगा, क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ और कॉस्ट भी बचने लगा। तो दिस इज कॉस्ट रिडक्शन, दिस इज कॉस्ट रिडक्शन व्हेन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी आई एम रिड्यूसिंग माई कॉस्ट्स। तो पॉइंट नंबर 9 है हमारा कॉस्ट रिडक्शन, कि बिना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए हम अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर पा रहे हैं। और जब हम कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं तो इसका ये रीजन नहीं होगा कि हम सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल के वजह से ही कर पा रहे हैं। हो सकता है कि अब मैंने एफिशिएंट टेक्नोलॉजी ले आई है। पहले मेरे पास 3 स्टार एसी था, मैंने अब सारे 3 स्टार एसी हटवा दिए, 5 स्टार एसी लगवा दिया। तो अब 5 स्टार एसी है तो वो एनर्जी एफिशिएंट है, इलेक्ट्रिसिटी बचाएगा। तो उसके वजह से भी हो सकता है कि मेरे इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट सेव हो जाए। तो नई मशीनरी के वजह से कुछ भी हो सकता है। तो नई मशीनरी के वजह से या कॉस्ट कंट्रोल के वजह से, या फिर हो सकता है मैंने प्रोडक्ट का लेआउट चेंज कर दिया है, प्रोडक्ट का लेआउट चेंज कर दिया है। अभी प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। एक प्रोडक्ट में कॉस्ट लग रहा था, अब वो प्रोडक्ट का लेआउट मैंने थोड़ा चेंज किया है। तो उस प्रोडक्ट को के लेआउट को चेंज करने के वजह से चीपर मटेरियल से सेम क्वालिटी मेरे को मिल जा रही है, सेम क्वालिटी मिल जा रही है। तो मैंने प्रोडक्ट के डिजाइन को थोड़ा सा बदला, उसके वजह से भी मेरा कॉस्ट हो सकता है बच जाए। तो कॉस्ट बचाना है बिना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए, तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन। और ये कैसे हो सकता है? आप अच्छे से कॉस्ट कंट्रोल करोगे तो भी हो सकता है, नई मशीनरी ले आओगे तो भी हो सकता है प्रोडक्ट के लेआउट को चेंज करने से भी कॉस्ट रिडक्शन हो जाए। तो पॉइंट नंबर 9 भी लिख लीजिए आप, कॉस्ट रिडक्शन। ये सब एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, बस आपको समझाने के लिए, एक बेस बिल्ड करने के लिए मैं बता दे रहा हूं। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब है रिडक्शन इन कॉस्ट्स, रिडक्शन इन कॉस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। बिना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए कॉस्ट को रिड्यूस कर लेना। अब ये कैसे हो सकता है? हाउ इट कैन बी अचीव्ड? तो इसको अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट कॉस्ट कंट्रोल अगर हम कर रहे हैं तो भी अचीव हो सकता है, कंसिस्टेंट कॉस्ट कंट्रोल करें तो भी अचीव हो सकता है। फिर न्यू मशीनरी के वजह से हो सकता है, न्यू प्रोडक्ट लेआउट के वजह से हो सकता है,
तो ये सब स्टेप्स हैं कॉस्ट रिडक्शन करने के। अब जब मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग बताया तो कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने आपसे एक बात कही कि सबको एक जैसे तरीके से कॉस्टिंग करनी है, सबको एक जैसे तरीके से कॉस्टिंग करनी है। तो एक जैसे तरीके से कॉस्टिंग हो कैसे सकती है? अगर एक कंपनी है, वो सपोज करिए कि ये टी शर्ट्स बनाती है, एक कंपनी है वो टी शर्ट्स बनाती है, एक कंपनी है वो चेयर बनाती है। तो दो अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बना रही हैं, तो अब इन दोनों की कॉस्टिंग एक जैसी कैसे होगी भैया? आपने बोला कि कॉस्ट अकाउंटिंग आपको एक स्ट्रक्चर देता है, एक अप्रोच देता है जिसमें हम सारी कंपनियां ऑलमोस्ट एक जैसी कॉस्टिंग करती हैं। तो ये कंपनी टी शर्ट बना रही है, ये कंपनी चेयर बना रही है, तो इन दोनों की कॉस्टिंग अब एक जैसी कैसे होगी? टी शर्ट में क्या क्या लग रहा है? टी शर्ट बनाने के लिए, टी शर्ट बनाने के लिए कॉटन लगता है, स्टिच करने के लिए थ्रेड लगता है। ये दो चीजें तो टी शर्ट बनाने के लिए लगती हैं। चेयर बनाने के लिए क्या लगता है? वुड लगता है, ग्लू लगता है, पेस्ट करना है तो ग्लू लगेगा। जैसे ये चेयर पूरा पॉलिश्ड है तो पॉलिश लगेगा। तो यहां तो दोनों में अलग अलग सामान लग रहे हैं। तो हमने क्या किया ना कि इन कुछ कुछ कॉस्ट को ना कैटेगराइज कर लिया। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बताता है कि आप कॉस्ट को क्या कर लीजिए, कैटेगराइज कर लीजिए। कैटेगराइज करने का मतलब है, जैसे मैं बोल सकता हूं कि ये जो कॉटन है और ये जो थ्रेड है, ये इस प्रोडक्ट के लिए मटेरियल है जो इसको बनाने के लिए लग रहा है। मटेरियल का मतलब जो सामान लग रहा है इसको बनाने के लिए। और इस चेयर को बनाने के लिए वुड, ग्लू और पॉलिश मटेरियल है। तो मैंने एक कैटेगरी में प्रोडक्ट के एक्सपेंसेस को लिस्ट करना शुरू किया कि जो कॉटन है, थ्रेड है, ये दोनों है तो एक ही कैटेगरी के, दोनों ही मटेरियल है, तो इनको मटेरियल में डाल दिया। तो ये जो मटेरियल है ये क्या है? हेड है हमारा। मटेरियल एक बस नाम है, इस नाम के अंदर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक हेड तो सबके लिए अब कॉमन है। यहां पे इस चेयर में मटेरियल हेड बन गया और हेड के अंदर में कुछ भी हो सकता है। तो हमारा गोल क्या था कि एक जैसी कॉस्टिंग करना, तो अब एक जैसी कॉस्टिंग हो सकती है। अब मैं यहां पे भी मटेरियल की कॉस्ट निकाल सकता हूं, चेयर के केस में भी मटेरियल की कॉस्ट निकाल सकता हूं। तो सेम हुआ ना, टी शर्ट बनाने के लिए टेलर काम करता है तो टेलर को मैंने पैसे दिए होंगे। चेयर बनाने के लिए कारपेंटर काम करता है, कारपेंटर काम करता है, तो दोनों ही पैसे लेके जा रहे हैं। तो हम टेलर को, कारपेंटर को क्या किसी हेड में डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, लेबर में। ये दोनों ही मटेरियल पे काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या है? लेबर, इंप्लॉइज बोल सकते हैं या फिर लेबर बोल सकते हैं। तो इनको भी एक हेड में डाल दिया, लेबर। तो ये हम क्या कर रहे हैं? कॉस्ट को एक साथ ग्रुप कर रहे हैं ताकि कॉस्ट अकाउंटिंग कर पाए, यूनिफॉर्मिटी आ पाए। तो ये जो ग्रुपिंग किया मैंने, इस ग्रुपिंग को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को आप ग्रुप कर दीजिए, जो कॉस्ट जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन दिख रहे हैं उनको एक साथ कर लीजिए, दैट इज नोन एज ग्रुपिंग या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के 3 मेजर हिस्से, अभी मत लिखिए, लिखवाऊंगा मैं। सबसे पहला, इन रिलेशन टू नेचर ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस किस चीज में लग रहा है? क्या एक्सपेंस मटेरियल में लग रहा है, या एक्सपेंस लेबर में लग रहा है, या जो मटेरियल भी नहीं है, लेबर भी नहीं है, वो एक्सपेंस है। जैसे इस टी शर्ट में आप देखिए, एसजेसी इंस्टीट्यूट का लोगो यहाँ पे एम्ब्रॉयडर्ड है, एम्ब्रॉयडर्ड है। ये हमारी फैक्ट्री में नहीं होता है, मैंने किसी थर्ड पार्टी से इसको एम्ब्रॉयडरी करवाया है, किसी थर्ड पार्टी से इसको एम्ब्रॉयडरी करवाया है। तो वो थर्ड पार्टी मेरा एम्प्लॉय तो नहीं है, तो उसको जो मैं पैसे दूंगा वो एम्प्लॉय का पार्ट नहीं है। क्या वो मेरे को मटेरियल दे रहा है? कोई मटेरियल नहीं दे रहा है, तो वो ना तो मेरे लिए मटेरियल है ना मेरे लिए एम्प्लॉय है। तो उसको जो मैं पैसे दूंगा वो मेरे लिए एक्सपेंस है। जो ना मटेरियल है ना लेबर है, वो एक्सपेंस है। वैसे ही यहाँ पे चेयर के केस में, इस चेयर को फिनिशिंग देने के लिए मैं एक मशीन का यूज करता हूँ। चेयर को फिनिशिंग देने के लिए मैं एक मशीन का यूज करता हूँ, वो मशीन मेरी नहीं है,
वो मशीन मैंने किसी से भाड़े पे लेके आई है, तो उसको मैं क्या दूंगा, मशीन का रेंट दूंगा। तो वो जो रेंट है मेरे लिए अगेन एक्सपेंस है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसमें 3 मेजर खर्चे लगते हैं, या तो मटेरियल, एक मटेरियल का, एक लेबर का, एक एक्सपेंस का। तो हमने क्लासिफाई किया कि नेचर या फिर एक्सपेंस के हिसाब से क्या लग रहा है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। फिर दूसरा, इन रिलेशन टू कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर इन रिलेशन टू कॉस्ट सेंटर का मतलब है ट्रेसेबिलिटी। क्या आप प्रोडक्ट में उसको ट्रेस कर पा रहे हो, क्या आप उस पर्टिकुलर कॉस्ट को ट्रेस कर पा रहे हो। तो अगर आप ट्रेस कर पाओगे तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। और अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट है तो उसे हम मतलब उसमें कैटेगरी है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रेसेबिलिटी पे डिपेंड करता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कहने का मतलब है कि जैसे इस चेयर को देखिए, इस चेयर को देख के साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें वुड तो लगा ही होगा, वुड तो लगा ही होगा। लेकिन क्या आपको इस चेयर को देख के ये पता चल रहा है कि इसमें ग्लू भी लगा होगा। वो तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ ग्लू लगा होगा, लेकिन क्या देख के पता चल पा रहा है, हम ट्रेस कर पा रहे हैं कि कितना ग्लू होगा, नहीं। कितना पॉलिश होगा ये हम ट्रेस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो वुड जो है हमारा वो डायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि वो साफ साफ आइडेंटिफाई हो रहा है कि हाँ ये तो लगा ही है। लेकिन ग्लू कितना लगा है ये नहीं पता चल सकता है, इनडायरेक्ट मटेरियल है। पॉलिश कितना लगा है नहीं पता चल सकता है, इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्ट में डायरेक्टली ट्रेस नहीं हो पाएगा, आपको देख के नहीं पता चलेगा। और वहीं वुड जो है वो देखकर पता चल जाएगा। अब जिस फैक्ट्री में ये चेयर बनी है उसमें कारपेंटर है, तो कारपेंटर को जो पैसे दिए हैं मैंने वो तो डायरेक्ट लेबर है। क्यों? क्योंकि कारपेंटर डायरेक्टली इस पे काम कर रहा है, कारपेंटर डायरेक्टली इस पे काम कर रहा है। लेकिन जिस फैक्ट्री में ये चेयर बन के रेडी हुई है उस फैक्ट्री में ना एक मेड है, वो मेड का काम क्या है, साफ सफाई करने का। और फैक्ट्री में चेयर भी बनते हैं, सोफा भी बनता है, बेड भी बनता है। तो क्या अब आप ट्रेस कर सकते हो कि मेड को जो आपने पैसे दिए हैं वो चेयर के लिए कितना है, बेड के लिए कितना है और सोफा के लिए कितना है? नहीं। क्यों? क्योंकि मेड का काम जनरल है, उसका काम क्या है, फैक्ट्री की साफ सफाई करना। तो उसको जो मैं पैसे दे रहा हूं दैट इज इनडायरेक्ट लेबर। कारपेंटर को जो दिया वो डायरेक्ट लेबर, मेड को जो दिया वो इनडायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री में गार्ड है, तो गार्ड का काम क्या है, फैक्ट्री का देखरेख करना। उसको जो पैसे दे रहा हूं अगेन वो इनडायरेक्ट लेबर है। समझ गए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या है? तो ये हर इंडिविजुअल चैप्टर में आपको पढ़ना ही है। जब आप मटेरियल पढ़ेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। लेबर जब पढ़ेंगे तो डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर पढ़ेंगे। अभी बस आपको एक ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूं मैं। तो इनडायरेक्ट मटेरियल जितने भी हैं उन सब का अगर हम टोटल कर लें तो वो टोटल करके बन जाता है ओवरहेड्स। वो टोटल करके बन जाता है ओवरहेड्स। और ये जब ओवरहेड्स कंपनीज में लगता है ना, तो कंपनी में ये ओवरहेड का खर्चा बहुत बड़ा होता है। ओवरहेड का खर्चा बहुत बड़ा होता है। तो हम इसे और बाइफरकेट करते हैं कि फंक्शन के हिसाब से। जैसे प्रोडक्शन में कितना ओवरहेड लगा, प्रोडक्शन में कितना ओवरहेड लगा। अब फैक्ट्री में लोगों ने प्रोडक्शन किया तो गुड्स तो बनकर तैयार हो गए। अब क्या वो गुड्स बनकर तैयार हो गए तो बिक जाएंगे? नहीं। उसके लिए मेरे को इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत है जो कि ये दिमाग लगाएंगे कि कैसे प्रोडक्ट को बेचना है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। तो क्या वो फैक्ट्री में बैठेंगे आके? नहीं, वो तो कहीं दूर शहर में बैठेंगे जिसे हम कॉर्पोरेट ऑफिस बोलते हैं। अभी मैं आप सीएमए बन जाओगे, मैं आपको बोलूंगा कि फैक्ट्री में तुम्हें लेबरर्स के साथ बैठना है, अब बैठोगे? नहीं बैठोगे। अगर आप अच्छे हो तो बैठ भी जाओगे, बट जो बदमाश होते हैं ना वो बोले हम नहीं बैठेंगे, हम ऑफिस में बैठेंगे। तो वो जो ऑफिस है उसका अलग से कुछ खर्चा आ जाएगा। तो ऑफिस का जो खर्चा होता है उसे हम कहते हैं एडमिन कॉस्ट। तो वो ओवरहेड जो कि आपके कॉर्पोरेट ऑफिस में लग रहे हैं अगेन एडमिन कॉस्ट है वो। अब बेचने के लिए खर्चा लगेगा, सेल्समैन हायर करने पड़ेंगे, ट्रक्स खरीदनी पड़ेंगी जो डिलीवरी करेंगी। तो सेल्समैन का खर्चा, सेल्समैन का कमीशन, ट्रक का जो खर्चा है वो सब किसका पार्ट है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट है। तो फिर वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में चला जाएगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग करने के लिए मेरे को क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं कॉस्ट को क्लासिफाई कर पाऊंगा तभी तो मैं एक प्रॉपर तरीके से कॉस्टिंग कर पाऊंगा।
क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग मेरे को बताता है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लेना है, तो मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट में मटेरियल क्या है। हर प्रोडक्ट का मटेरियल अलग होगा, लेकिन सब में मटेरियल तो लगेगा। तो मटेरियल आपके लिए क्या है? हेड है। लेबर क्या है? हेड है। तो हम ऐसे ही हेड्स आइडेंटिफाई करते हैं और इनके बेसिस पे फिर हम अपने कॉस्टिंग को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमने आज जो भी पढ़ा है ये आपका होमवर्क है कि आप बनाकर वापस से घर में पढ़ के आएंगे एक बार। लास्ट में जो भी मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बताया ये बस आप एक बार लिख लीजिए। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट्स, ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट्स बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। ये बस आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए पॉइंट नंबर 10 डालकर, बस ये आप लिख लीजिए। मैं वेट कर रहा हूं। ये पॉइंट नंबर 10 लिख लीजिए आप। अब इस चैप्टर में मैंने आपको जितना भी पढ़ाया ये अब आपको नेक्स्ट चैप्टर में हेल्प करने वाला है, जो कि हम शुरू करेंगे कल, जो कि है कॉस्ट शीट। तो तैयार रहिएगा दोस्तों कॉस्ट शीट पढ़ने के लिए। कॉस्ट शीट में वापस से हम एक बार क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को रिपीट करेंगे, बट वो अगेन आपके रिवीजन पर्पस के लिए। अभी यहाँ पे आपने समझ लिया है कि हम कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई करते हैं, क्यों करते हैं, वहां पे बस हम स्टेटमेंट बनाएंगे अपना। तो कॉस्ट शीट में कैसे हम आगे बढ़ेंगे वो सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। ये आप लिख लीजिए। चलिए, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को जोड़ के मिलेगा हमें ओवरहेड्स। आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल। Are you just taking classes and still failing? Upgrade to the Super Success Batch for live classes, tracking and revision. This is your sure path to pass.